Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and a very warm welcome to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों हम आ गए हैं फाइनल पार्ट पे फोटोसिंथेसिस के। तो आज हम फोटोसिंथेसिस पूरा खत्म कर लेंगे, तो हमारे चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। काफी ज्यादा लॉन्ग चैप्टर था ऑब्वियसली। तो हमने अभी तक देख लिया था बच्चे कि हमने जो एनर्जी है वो बना ली थी, दैट इज एनर्जी जो हमें चाहिए थी फूड प्रोडक्शन के लिए, वो बन चुकी थी अभी तक। अब हमें बस उस एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो हमें करना है, ताकि हमारा जो फूड का पूरा प्रोडक्शन है वो हो जाए और हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो एंड गोल है अचीव हो जाए, जो है अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स को बनाना। तो बच्चे हम देख लेते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के सीधा हमारी एनसीईआरटी पे मूव ऑन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चे कि एग्जैक्टली होता क्या है जो हमारे पास एटीपी एंड एनएडीपीएच बन गए हैं उसका, तो अगर आपको याद हो और नहीं याद हो तो पिछला लेक्चर देख लेना कि हमने अभी तक एनर्जी जो बनाई थी उसको हमने एटीपी एंड एनएडीपीएच की फॉर्म में स्टोर किया था। तो अगर हम यही चीज देखें कि जो एटीपी एंड एनएडीपीएच बन गया है उसका आखिरकार करना क्या है, तो हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट्स है बच्चे लाइट रिएक्शन के वो है एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि दो तरीके के रिएक्शंस होंगे, एक तो होगा बच्चे लाइट रिएक्शन, हाँ जी, एक होगा मैम लाइट रिएक्शंस। तो एक थे हमारे लाइट रिएक्शंस और एक हमारे थे डार्क रिएक्शन बच्चे, तो दूसरे थे डार्क रिएक्शन। तो आज का ये पूरा लेक्चर होने वाला है हमारे ये डार्क रिएक्शन के ऊपर ही। मतलब ये डार्क रिएक्शन जो है एक तो कौन से होते हैं और इन्हीं डार्क रिएक्शन में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बनेंगे। तो अगर बात करें बच्चे, और यहीं पे हमारी जो एटीपी और एनएडीपीएच बनी थी वो भी यूटिलाइज होगी। तो अगर इसकी बात करें कि जो O2 बना था सबसे पहले, वो तो एक सेकेंड बच्चे, कि सबसे पहले तो जो O2 बना, O2 डिफ्यूज आउट कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, कहां पर, बाहर की तरफ, इन द एनवायरमेंट। तो हमने देखा था कि जो ल्यूमिन था बच्चे क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड हो गया ल्यूमिन में, वहां पर क्या हुआ था, ब्रेक डाउन ऑफ H2O हुआ था, उससे हमें मिला प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसकी मदद से हमें मिल गई एटीपी। ये सब चल रहा था लाइट रिएक्शन में, और हमें साथ साथ मिला था O2। O2 क्या हो गया, वो बाहर निकल गया, जहां पे जिस O2 से हम रेस्पायर करते हैं बच्चे, जो हम इनहेल करते हैं, वो यही O2 तो है, जो प्लांट्स रिलीज करते हैं वो यही O2 तो है। तो O2 तो निकल गया बाहर, हाँ जी ठीक है। जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है उनसे क्या होगा, उनसे उन प्रोसेसेस किए जाएंगे जिनसे सिंथेसिस ऑफ फूड होगा। तो जो फूड का सिंथेसिस है वो इन्हीं एटीपी एंड एनएडीपीएच की मदद से होगा। मोर एक्यूरेटली अगर हम बोले तो जो फूड होता है, जो हम सिंथेसाइज करते हैं, वो शुगर्स ही होता है। हाँ जी मैम, शुगर्स ही होता है, और इसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बच्चे, कि हमने देखा कि दो तरीके के फेज होंगे। दो तरीके के फेज कौन से बच्चे यहाँ पर, एक तो हो रहा था हमारा कौन सा, फोटोकेमिकल फेज, जो हमने अभी तक देख लिया। तो सबसे पहले तो मैम हुआ था फोटोकेमिकल फेज, हाँ जी मैम फोटोकेमिकल फेज हुआ था, ये था फेज नंबर 1। इसमें हमने क्या क्या देखा था, इसमें हमने देखा था एक तो हुआ था ब्रेक डाउन ऑफ H2O, हाँ जी मैम H2O का स्प्लिट हो गया था, H2O स्प्लिटिंग हुआ था इसमें। उस H2O स्प्लिटिंग से मुझे मिले थे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, जिसको यूज करके मैंने एटीपी, जो एटीपी और एनएडीपीएच है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से बना लिया था, हाँ जी ठीक है। उसके अलावा जो O2 बन गया था, O2 बन गया था, वो कहाँ हो गया, वो रिलीज कर गया एनवायरमेंट में, हाँ जी ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, फोटोकेमिकल फेज की बात करें, जिसमें हमने क्या किया था बच्चे, हमने एब्जॉर्ब की थी लाइट, उसकी मदद से क्या बनाई, उसकी मदद से हमको मिल गई एटीपी प्लस एनएडीपीएच। ये था इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोकेमिकल फेज, जो फर्स्ट फेज हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस का। अब हम मूव ऑन कर जाते हैं ऑन द सेकंड फेज बच्चे। तो अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो वो इस फेज को बोल रहे हैं बायोसिंथेटिक फेज। तो यहाँ पर जो एक्चुअल सिंथेसिस है हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का, हमारे बायोलॉजिकल जो ये शुगर्स वगैरह बने हैं उनका, तो वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इस फेज को बोल रहे हैं बच्चे बायोसिंथेटिक फेज। अब इस बायोसिंथेटिक फेज में क्या होगा, जो एटीपी और एनएडीपीएच बनी है, एटीपी प्लस एनएडीपीएच, उसका होगा यूटिलाइजेशन, हाँ जी मैम हो जाएगा इसका यूटिलाइजेशन, और उससे हम क्या बनाएंगे, शुगर्स बनाएंगे। तो अब ये शुगर्स क्या एटीपी एंड एनएडीपीएच से ही बन रहे हैं, नहीं मैम, यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट था वो तो CO2 था, हाँ जी। CO2 पे जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है अपना एनर्जी देकर उस प्रोसेस को कंडक्ट कराएंगी, जो कि अल्टीमेटली मुझे शुगर्स देगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट देगा, ग्लूकोज वगैरह देगा, स्टार्च वगैरह देगा। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, इसे हम बोल रहे हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो और आपको इसका डिफरेंस पता चल गया हो फ्रॉम द फोटोकेमिकल फेज जो पहला था। अब
क्या मैम हम इसको, जो फोटोकेमिकल फेज था, इसको हम लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पर जो फोटोकेमिकल फेज है ये लाइट रिएक्शन ही है, लाइट रिएक्शन ही तो है ये, जहां पर लाइट को एब्सॉर्ब करके हमने यूटिलाइज किया था। वेरएज जो हमारा बायोसिंथेटिक फेज है बच्चे, क्या हम इसको डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं? हाँ जी मैम, इसको हम डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है वही तो है जहां पर जो एटीपी और एनएडीपीएच, दैट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन जो बन गए थे उनका यूटिलाइज करके हम क्या बना रहे हैं, शुगर्स बना रहे हैं फर्दर इसमें। अब इसमें क्या लाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लाइट का, बट जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच, उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो हमें चाहिए ताकि हम इस प्रोसेस को कर पाए और अल्टीमेटली शुगर्स बना पाए। ओके बच्चे, आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो हमने यहाँ पर दोनों के बीच में फर्क देख लिया और अच्छे से देख लिया कि बायोसिंथेटिक फेज है क्या और क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम उससे। तो ये हो गया बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम देखें कि जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट किस पे डिपेंड करेगा? इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उस पे डिपेंड करेगा, और वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं बच्चे? वो है एटीपी एंड एनएडीपीएच। हाँ जी, एटीपी एंड एनएडीपीएच तो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं लाइट रिएक्शन में। उसके अलावा हमें पता है बच्चे CO2 and H2O जो अल्टीमेट रिएक्टेंट्स हैं CO2 and H2O वो तो होंगे ही, क्योंकि CO2 को ही तो हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमें पता कैसे चला, दैट इज वेरिफिकेशन कैसे हुआ कि ये सब हो रहा है आखिरकार सेल के अंदर। अब सेल के अंदर घुस के तो देखते नहीं है मैम, किस तरीके से फिर पता चलता है? तो हम बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में सेल के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर हमें वो चीज किस तरीके से पता चली थी वो देख लेते हैं कि जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, जैसे ही लाइट बंद होती है, जैसे शाम होती है, थोड़ी सी रात होने लगती है, तो क्या होता है? लाइट रिएक्शन तो बंद हो जाएंगे, दैट इज एटीपी और एनएडीपीएच जहां पे सिंथेसिस हो रहा था वो तो हो जाएगा बंद। बट क्या है बच्चे यहाँ पर कि कुछ अमाउंट में जो एटीपी एनएडीपीएच बचाया हुआ है हमने वो तो पड़ा रहेगा ना। हाँ जी, तो ये लाइट रिएक्शन होगा पहले बंद, इट वुड बी स्टॉप्ड पहले, इट वुड स्टॉप फर्स्ट। बट थोड़े टाइम तक ये जो हमारे डार्क रिएक्शंस हैं वो थोड़ी टाइम तक चलते रहेंगे, मतलब जब तक इसके जो ये प्रोडक्ट्स थे, कौन से प्रोडक्ट्स बच्चे? एटीपी एंड एनएडीपीएच जो इसके प्रोडक्ट्स थे जब तक खत्म नहीं हो जाते, एटीपी प्लस एनएडीपीएच जब तक ये यूटिलाइज नहीं हो जाते इन व्हाट, इन दिस डार्क रिएक्शन, तब तक ये डार्क रिएक्शन कंटिन्यू करेगा। और जैसे ही ये एटीपी और एनएडीपीएच जितना भी था वो खत्म हुआ तो ये भी बंद कर जाएगा, तो इट वुड स्टॉप आफ्टर अ लिटिल वाइल द लाइट रिएक्शन स्टॉप्स। लाइट रिएक्शन के बंद होने के कुछ टाइम बाद डार्क रिएक्शन बंद होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो डार्क रिएक्शन उसको लाइट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ ये प्रोडक्ट्स चाहिए जो लाइट रिएक्शन में बने थे। बट बच्चे क्या ये एटीपी और एनएडीपीएच खत्म हो गए फिर भी ये डार्क रिएक्शन चलता रहेगा चाहे अंधेरा हो? नहीं बच्चे, अंधेरा एक्चुअली इसको नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? इसको एक्चुअली लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये प्रोडक्ट्स खत्म हुए तो ये भी बंद हो जाएगा, चाहे फिर दिन हो चाहे रात हो। जब तक दोबारा लाइट नहीं आती है, जब तक दोबारा लाइट आकर दोबारा एटीपी एंड एनएडीपीएच नहीं बनता है, तब तक ये दोबारा नहीं चल पाएगा। आपको बच्चे खाने के लिए वेट तो करना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है कि किचन में जाके थोड़ा जल्दी खाना मिल जाता है, बेडरूम में थोड़ा कम धीरे खाना मिलेगा। नहीं, आपको खाना बनने का वेट करना होगा, तभी आप उसको खा पाओगे। खाना खाना दूसरा प्रोसेस है, खाना बनना पहला प्रोसेस है। उसी तरीके से जो लाइट रिएक्शन है वो फर्स्ट प्रोसेस है, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसी के ऊपर बेस्ड है उसका सेकेंड प्रोसेस। ओके, आई होप बच्चे ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, तो क्या होगा? जो बायोसिंथेटिक फेज है वो कंटिन्यू करेगा थोड़े टाइम तक। कब तक? जब तक ये एटीपी और एनएडीपीएच यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा, इट वुड ऑल्सो स्टॉप आफ्टर दैट। जब लाइट अब दोबारा अवेलेबल होगी तो सिंथेसिस दोबारा स्टार्ट होगा। किसका सिंथेसिस? एटीपी एंड एनएडीपीएच का। और जैसे ही एटीपी एंड एनएडीपीएच बनेगा वैसे ही तो हमारा डार्क रिएक्शन जो बायोसिंथेटिक फेज है वो दोबारा स्टार्ट हो पाएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। अब इसके बेसिस पे हमसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या हम कह सकते हैं कि जो बायोसिंथेटिक फेज है जहां पर हम शुगर बना रहे हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके, उसको डार्क रिएक्शन बोलना एक मिसनोमर है, दैट इज एक गलत नाम रख दिया है हमने
उसका डार्क रिएक्शन। हाँ जी, हमने जो डार्क रिएक्शन है ऐसा नहीं करके रखा है कि उसको वो डार्क में भी होता रहेगा, उसको हमने बस लाइट रिएक्शन को ऑपोजिट करके रख दिया। एक्चुअली में उसको लाइट की डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट तो है। हाँ जी, तो आई होप ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्योंकि अब हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पे। तो अब हम देखते हैं कि जो एटीपी और NADPH है वो कैसे यूटिलाइज होगा हमारे बायोसिंथेटिक फेज, दैट इज द डार्क रिएक्शन में। तो हमने बच्चे क्या देखा था कि पहले जो CO2 थी वो कंबाइन हो रही थी H2O से, और क्या बना रहा था, CH2ON। अब ये CH2ON क्या था, यहाँ पर ये था बच्चे एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है बच्चे। अब इस कार्बोहाइड्रेट का ये जो N लिखा है इन्होंने, इस N को रिप्लेस करके आप कोई भी नंबर लगाकर कोई भी कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, कोई भी शुगर बना सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे N की जगह 6 लिख दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, C6H12O6, जो कि मेरा क्या है, ग्लूकोज। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चे, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। इस N को रिप्लेस करके किसी भी नंबर से हम अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट है उनको दिखा सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। मूविंग ऑन, हम देखते हैं कैसे हम कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर्स बनाते हैं ATP और NADPH से। हाँ जी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनका क्या इंटरेस्ट बना, उनको फाइंड आउट करना था कि कैसे ये जो रिएक्शन है फर्दर प्रोसीड किया, रेदर क्या फर्स्ट प्रोडक्ट बना। जैसे ही CO2 को लिया गया, उसको फिक्स करके एक रिएक्शन के थ्रू और किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसका क्या मीनिंग बनता है फिक्सेशन का, मैम? बच्चे फिक्सेशन का मीनिंग यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर फिक्सेशन का मीनिंग क्या बनता है, फिक्सेशन का मीनिंग सिंपली और कुछ नहीं है, बस यही है कि जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस को किसी भी एक प्रोडक्ट, एक केमिकल में इंटीग्रेट करना है जो हमारा प्लांट यूटिलाइज कर रहा होगा। जैसे कि हमने किस में, हमने यहाँ पर कर दिया एक कार्बोहाइड्रेट में इंटीग्रेट, बट सीधा कार्बोहाइड्रेट में तो नहीं इंटीग्रेट हुआ था, बीच में एक X नामक क्या बना था, इंटरमीडिएट बना था। अब साइंटिस्ट का सबका इंटरेस्ट कहाँ आ गया, इस X में आ गया कि आखिरकार ये जो पहला प्रोडक्ट बना, जैसे ही CO2 को इंटीग्रेट किया गया, CO2 को फिक्स किया गया, एक केमिकल बनाया गया, तो वो कौन सा एक्चुअली में ये प्रोडक्ट था। तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो हम देख लेते हैं बच्चे। तो जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, तो वर्ल्ड वॉर II जब हुआ बच्चे, हमने देखा कि काफी सारे जो एटम बॉम्ब्स वगैरह हुए थे, तो काफी सारे जो केमिकल वॉर टाइप हुआ था, तो काफी ज्यादा वहां पर रिसर्च हुई गई थी। और ऑब्वियसली वो रिसर्च एक हार्मफुल रिसर्च थी, ऑब्वियसली हार्म ही हुआ है ह्यूमैनिटी को उससे। और उस टाइम काफी सारे साइंटिस्ट किस में इंटरेस्टेड थे, उस टाइम काफी सारे साइंटिस्ट इंटरेस्टेड थे कि जो रेडियो आइसोटोप्स वगैरह जिनसे बॉम्ब्स वगैरह बन रहे हैं ये, उनको कैसे हम ह्यूमन के बेनिफिट में यूटिलाइज कर सकें। तो उनमें हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, कौन, हमारे मेल्विन कैल्विन सर। तो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल फायदा दिया था, किसका, रेडियो आइसोटोप्स का। किससे, अपनी रिसर्च से, जहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूटिलाइजेशन किया। ये क्या है, एक रेडियो आइसोटोप है कार्बन का, और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर उन्होंने उसको एल्गल फोटोसिंथेसिस में इंटीग्रेट कर दिया। हाँ जी, इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि उसके अंदर जो बना है कंपोनेंट, कौन सा, X वाला कंपोनेंट जो CO2 है, वो जब कन्वर्ट हुआ उसमें उसके पहले केमिकल में जहां पे CO2 फिक्सेशन हुआ, तो ये वाला क्या, रेडियो आइसोटोप हो जाएगा। क्या अगर हम यहाँ पर फ्लोरेसेंस टेक्निक वगैरह यूज करें, सारी टेक्निक्स यूज करें जिससे हम रेडियो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मुझे क्लियरली ये X दिख जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पर जो एल्गा था, एल्गल फोटोसिंथेसिस में क्या यूज किया गया, जो कार्बन था उसको आइसोटोप वाला इंटीग्रेट कर दिया गया। तो हमारा ये जो X बना, ये भी, इसमें जो भी कार्बन था वो भी आइसोटोप था, किसका, कार्बन का, रेडियो आइसोटोप। नॉर्मल वाला कार्बन होता हमें पता नहीं चलता, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट बन रहा है आफ्टर द फोटोसिंथेसिस। तो हमने आइडेंटिफाई किया इस प्रोडक्ट को, तो कौन सा मिला हमें, कि जो पहला CO2 फिक्सेशन पे प्रोडक्ट बन रहा था वो एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था, 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड था। ठीक है, उन्होंने और क्या देखा बच्चे, उन्होंने पूरे के पूरे जो ये बायोसिंथेटिक पाथवे था, पूरा का पूरा पाथवे जिससे हम कार्बन को इंटीग्रेट करके हमारे जो शुगर्स हैं वो बना रहे हैं, वो भी पूरा उन्होंने पता लगाया। तो इसलिए हम उसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो बच्चे अगले पेज पे हम देखेंगे, और साइकिल को जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में पूरा साइकिल है।
एक प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटीग्रेट करती है, कुछ बनता है, फिर कुछ बनता है, फिर हमारी शुगर्स निकल जाती हैं, फिर वापस से पहला प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो एक साइक्लिक मैनर में हो रहा है, जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम वापस से रीजनरेट भी कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम एक साइक्लिक पाथवे बोलते हैं और उसका नाम ऑब्वियसली साइंटिस्ट के ऊपर कैल्विन पाथवे रख दिया गया है। तो ये कैल्विन साइकिल कहते हैं हम इसको। और जो पहला प्रोडक्ट, ये जो एक्स है हमारा, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये एक्स क्या है बच्चे? ये एक्स है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहला क्या था? पहला कार्बन का कंपोनेंट बना था आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ CO2। तो फिक्सेशन ऑफ CO2 के बाद हमको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल गया। अंशी बच्चे, इतनी बात क्लियर हो गई हो आपको होपफुली? ठीक है, हम इसको शॉर्ट में 3PGA भी बोलते रहेंगे। अब जब भी हम PGA बोलेंगे आपको याद आ जाना चाहिए कि हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की बात कर रहे हैं। और एक और वर्ड है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट। तो अगर 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहीं पे बोला जा रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसी की बात चल रही है, दैट इज PGA की ही बात चल रही है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसमें कितने कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कार्बन एटम्स हमारे ये जो PGA है इसमें होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 3 कार्बन वाला है ये। तो हाँ जी, 3 कार्बन वाला है। तो एक क्वेश्चन अब मैम आपसे पूछेंगी, एक क्वेश्चन मैम आपसे क्या पूछेंगी कि यहाँ से आ रहा है CO2, मेरे एनवायरमेंट से आ रहा है CO2, हाँ जी मैम आ रहा है, और यहाँ पर मेरे को मिल रहा है एक PGA नामक 3 कार्बन वाला PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो हमको मिल रहा है 3 कार्बन वाला है। और यहाँ पर एक अगेन इसको Y बोल देते हैं, ठीक है, एक Y नामक क्या है? एक केमिकल कंपोनेंट है जो प्लांट का है खुद का। ये कहाँ पे? ये प्लांट में, हाँ जी ये प्लांट में है, और ये आ रहा है एटमॉस्फेयर से। तो ये है एटमॉस्फेयर में, और ये दोनों इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चे। मुझे क्या मिल रहा है? PGA मिल रहा है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है किसका? कैल्विन साइकिल का, जहां से हम अल्टीमेटली शुगर बनाएंगे। तो मुझे जानना है बच्चे कि कॉमन सेंस से ये कितने कार्बन का होना चाहिए। अब सब बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम 2 ही कार्बन का होना चाहिए, सिंपल मैथ्स है, इतनी सी नहीं आती है मैम को, मैम बायोलॉजी पढ़ाती है तो क्या हुआ, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। 2 कार्बन वाला होना चाहिए, 2 कार्बन वाला होना चाहिए। अब सबको, उनको भी यही लगा था कि 2 कार्बन वाला होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये 2 कार्बन वाला कंपोनेंट नहीं होता है, कुछ भी मिला ही नहीं है उनको, जो 2 कार्बन वाला इंटीग्रेट करके हमको PGA दे रहा हो, किसके साथ? CO2 के साथ इंटीग्रेट करके। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में कौन सा कंपोनेंट होता है और कितने कार्बन होते हैं उसमें। तो वो स्टडीज हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन स्टडीज की बात करी गई कि साइंटिस्ट ने भी ढूंढने की कोशिश की बहुत ज्यादा। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो कि सारे प्लांट्स जो हैं उनमें एक तो PGA फर्स्ट जो कंपोनेंट है आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ CO2 बनता है या नहीं, एक तो ये पता किया। दूसरा पता किया कि और भी कोई प्रोडक्ट्स बनता है कि नहीं PGA के अलावा, तो वो भी देखेंगे कि PGA के अलावा भी और कुछ बनता है क्या कुछ प्लांट्स में, या फिर सब में PGA ही बनता है। और एक्सपेरिमेंट्स इसलिए भी देखे गए कि डिस्कवरी ऑफ द अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ओके बच्चे, तो उन्होंने क्या देखा कि काफी अच्छा, यहाँ पे हमारे बात की गई है, एक हमने देखा कि यहाँ पर एक तो साइकिल होगी कैल्विन साइकिल, एक और बच्चे हुआ यहाँ पर चीज कि काफी सारे जो प्लांट्स थे उनमें निकल कर आया कि जो फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा था वो 3 कार्बन वाला PGA नहीं बन रहा था, 4 कार्बन का कुछ कंपोनेंट बन रहा था। तो वो चीज भी हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 कार्बन का कौन सा कंपोनेंट बन रहा था। तो यहाँ पर एक 4 कार्बन वाला कंपोनेंट भी मिला था कुछ साइकिल्स में। ठीक है, तो एसिड जो हमको मिला 4 कार्बन वाला वो था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और उस वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, उस वजह से हम इस साइकिल को बोलेंगे C4 पाथवे, क्योंकि C3 पाथवे मतलब जहां पर PGA बन रहा है दैट इज द कैल्विन साइकिल, जहां पर 3 कार्बन वाला पहला कंपोनेंट दैट इज PGA हमको मिल रहा है, बट दूसरा C4 पाथवे जिसमें हमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिल रहा है। तो यहाँ तो हमको मिलेगा PGA, हाँ जी मैम यहाँ पर हो गया PGA, और यहाँ मिलेगा हमको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो 2 तरीके की साइकिल चलती हैं 2 अलग अलग प्लांट्स में, उसी हिसाब से हम उनको C3 प्लांट्स या फिर C4 प्लांट्स बोलते हैं। तो अगर हम बात कर लें अच्छे से कि जो CO2 का एसिमिलेशन होता है 2 तरीके से हो गया, 2 तरीके के प्लांट्स एंड 2 तरीके के पाथवेज मिल गए। अब ये जो 2 ग्रुप्स हैं प्लांट के, वो उनके डिफरेंट और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक ब्रीफ मिल गया है C4 प्लांट का भी। अब हम आई थिंक वापस आते हैं किस पे, हमारे दूसरे कंपोनेंट पे, कि जो एक्चुअली में जो कंपोनेंट था, कौन सा कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे बात की थी,
यहाँ पर किस बारे में बात की थी बच्चे हमने? यहाँ पर हमने बात की थी कि एक्चुअली में जो कौन सा कंपोनेंट है जो कि CO2 को एक्सेप्ट करके हमको पीजीए दे रहा है। तो जैसे कि आप सबने सोचा कि 2 कार्बन का ही कोई कंपोनेंट होना चाहिए, वैसे ही साइंटिस्ट ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, बट एक्चुअली में उनको 2 कार्बन वाला कुछ मिला ही नहीं। तो अब हम देख लेते हैं उनको कि मिला क्या था आखिरकार। तो अगर हम बच्चे देखें कि अगर हम क्वेश्चन पूछें, जो कि साइंटिस्ट ने भी उस टाइम समझने की कोशिश की थी कि जो डार्क रिएक्शन है उसमें हाउ मेनी कार्बन एटम्स वाला मॉलिक्यूल जो है आफ्टर एक्सेप्टिंग और फिक्सिंग द CO2 क्या बनेगा? 3 कार्बन कंपोनेंट का पीजीए देगा। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है बच्चे? यहाँ पर इस Y की बात की जा रही है। जो Y के बारे में हमने इधर डिस्कशन किया उसकी बात चल रही है कि साइंटिस्ट ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की कि ये जो Y है इसमें कितने कार्बन कंपोनेंट्स होना चाहिए ताकि ये CO2 को एक्सेप्ट करे। अब CO2 में हमें यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कितने हैं? 1 कार्बन है ऑब्वियसली मैम, और यहाँ पर क्या है? 3 कार्बन वाला पीजीए बन रहा है। तो हमने सोचा कि 2 कार्बन होने चाहिए, बट ऐसा कुछ मिला ही नहीं उनको। तो काफी ज्यादा उनका भी वहां पर स्ट्रगल हुआ था, उन्होंने भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। तो एक बारी में तो बच्चे कुछ भी नहीं होता है, एक बारी में ऐसे ही आपसे भी कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, लगे रहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टडीज ने बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया और क्या दिखाया कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था वो 2 कार्बन वाला कोई कंपोनेंट नहीं था, वो था 5 कार्बन वाला एक कीटोज शुगर, कीटोन ग्रुप वाला शुगर था। कितना? 5 कार्बन थे उसमें, उसका नाम था राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसको हम पूरे चैप्टर में शॉर्ट में RUBP भी बोलते रहेंगे। तो RUBP का अगर कहीं पे भी मेंशन है बच्चे वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो हमने क्या ऐसा पॉसिबिलिटी का सोचा था? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ हमने सोचा ही नहीं था। हमने सबने सोचा कि 2 कार्बन वाला होगा, 2 कार्बन वाला होगा, 1 कार्बन आया CO2 से, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? 3 कार्बन वाला पीजीए बना दिया। अब 5 कार्बन वाला और 1 CO2 का कार्बन, ये तो 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन वाला हमको 3 कार्बन कैसे मिल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो वो ये चीज हम अच्छे से देखेंगे। तो इसके बारे में आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने भी बहुत टाइम लगाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके क्या देखा, उनको पता लगा कि जो पहला प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो C3 एसिड जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि पीजीए है, वो एक्चुअली में फर्स्ट प्रोडक्ट था बट नहीं भी था। मतलब क्या हो रहा था कि एक्सेप्टर अगर 3 कार्बन वाला हमें प्रोडक्ट चाहिए और 1 कार्बन हमको CO2 से मिल रहा है, तो हमें तो 2 कार्बन वाला चाहिए होगा ना, बट 2 कार्बन वाला तो था ही नहीं, हमें तो यहाँ पर 5 कार्बन वाला मिल गया। तो बच्चे यहाँ पर दिक्कत क्या हुई थी कि एक्चुअली में जो हमें 3 पीजीए मिल रहा है, 3 पीजीए मिल रहा है, ये था तो फर्स्ट प्रोडक्ट, बट इट वाज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ओनली। उससे पहले हमें मिल रहा था एक 6 कार्बन कंपोनेंट वाला प्रोडक्ट जो अनस्टेबल था, और वो टूट कर क्या बना रहा था? 3 कार्बन वाला पीजीए बना रहा था। तो क्या हुआ बच्चे यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर हम यहाँ पर देखें, कहाँ पर, यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या हो रहा था बच्चे कि यहाँ से आ रहे थे, लेट्स से अब हम करेक्शन अगर कर दें यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर करेक्शन कर दें कि जो X है इसमें एक्चुअली में 2 कार्बन नहीं है, X में 2 कार्बन नहीं है, X में तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाला जो, सॉरी X नहीं Y, 5 कार्बन वाला Y कंपोनेंट मिलके, अब 5 कार्बन वाला क्या था? राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। RUBP जो हमारा Y है हमें मिल गया है, वो RUBP है। RUBP जो 5 कार्बन वाला है वो CO2 के साथ मिलके एक 6 कार्बन का इंटरमीडिएट देगा, और ये 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये तुरंत टूट जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कभी एग्जिस्ट भी किया था। तुरंत टूटकर हमको क्या दे देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए दे देगा, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल दे देगा। तो अगर हम सिंपल मैथ्स करें बच्चे, अब मैम को तो मैथ्स आ गई है, अगर आप सिंपल मैथ्स करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 कार्बन आ रहे हैं ना, 3 कार्बन वाले, चाहे 2 कंपोनेंट हो चाहे 6 कार्बन वाला एक कंपोनेंट हो, अल्टीमेटली 6 कार्बन तो हो ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में 2 पीजीए मिल रहे हैं, एक CO2 के फिक्सेशन से क्या मिल रहे हैं? 2 पीजीए मिल रहे हैं, और उन 2 पीजीए का टोटल कार्बन हो रहा है 6। तो ऐसा कुछ वहां पर हो रहा था जो साइंटिस्ट ने भी समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया, और जब सब कुछ समझ में आ गया तो हमको क्या मिल गई है? केल्विन साइकिल। अब हम इस केल्विन साइकिल को पूरा डिटेल्स में अच्छे से कवर करते हैं। तो जो केल्विन है और उनके कोवर्कर हैं, उन्होंने होल पाथवे को
पता लगाने की कोशिश की विद देयर एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने क्या पता लगाया कि जो पाथवे है वो एक साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होगा, मतलब जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पर हम वापस आ जाएंगे, ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं भटक जाएंगे, साइक्लिक मैनर में होगा। आरयूबीपी वापस से रीजनरेट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट यहाँ आरयूबीपी से कर रहे हैं, हम स्टार्ट इस आरयूबीपी से कर रहे हैं, ठीक है मैम, आरयूबीपी से स्टार्ट किया, अब आरयूबीपी के साथ CO2 मिल गया, हाँ जी ठीक है। अब हम जाएंगे एक पाथवे पे जो राउंड राउंड होगा, इस राउंड राउंड पाथवे से निकल जाएगा हमारा शुगर, तो यहाँ से हम हमारा शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमको चाहिए वो निकल जाएगा। अब अल्टीमेट गोल क्या है कि ये आरयूबीपी रीजनरेट करना चाहिए, तभी तो ये एक साइकिल बनेगा, तभी तो हम इसको केल्विन साइकिल बोल रहे हैं कब से। तो आरयूबीपी का रीजनरेशन होता है या नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए नीट में तो बच्चे साइकिल जो वर्ड है केल्विन साइकिल का मीनिंग ही यही है कि जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पे हम वापस आएंगे। तो हाँ जी बिल्कुल रीजनरेशन होगा, कभी भी इसके बारे में आपको इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी रीजनरेशन भी हो गया मैम। अब हम आगे देखते हैं कि जो केल्विन पाथवे है वो कैसे ऑपरेट होता है और कौन से शुगर कैसे कैसे उसमें सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर हम देखें कि जो आउटसेट है टू अंडरस्टैंड क्लियरली दैट द केल्विन पाथवे जो होता है वो सब के सब किस में होता है बच्चे? वो सब के सब फोटोसिंथेटिक पाथवे में होता है, मतलब जितने भी फोटोसिंथेटिक पाथवे हैं, हमने अभी बात की मैम कि C3 होता है, एक C4 प्लांट्स होते हैं। अब हमने तो देखा कि केल्विन साइकिल है वो होगी, ठीक है, बट जो C4 पाथवे हैं उनमें भी केल्विन साइकिल होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, केल्विन साइकिल सब के सब फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है, चाहे उसमें C3 वाला साइकिल हो रहा हो चाहे C4 वाला साइकिल हो रहा हो, पहले अल्टीमेटली C3 साइकिल C4 प्लांट्स में भी होगा। तो अब ये सब क्या है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वो हम धीरे धीरे देख लेंगे। चैप्टर के एंड तक हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उसकी फिगर जरा भी करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गई है, क्वेश्चन अगर आ जाए यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड कि इज इट ट्रू कि जो C4 पाथवे वाले प्लांट्स हैं, जो C4 प्लांट्स हैं उनमें केल्विन साइकिल होती है या नहीं? केल्विन साइकिल हाँ जी बिल्कुल उनमें भी होगी, अल्टीमेटली उनमें भी होगी, दैट इज टोटली ट्रू, ठीक है। तो उनमें भी C3 साइकिल दैट इज केल्विन साइकिल होती है, चाहे वो C3 हो चाहे C4 पाथवे प्लांट हो, जो केल्विन पाथवे है वो तो होगा ही, ठीक है। अब हम मूव ऑन कर जाते हैं ऑन द डिटेल स्टेप्स, मतलब स्टेप वाइज मैनर में होगा ना सब कुछ, पहले होगा ये फिर ये बनेगा, एक स्टेप वहां हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, तो एक एक करके हम सब स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केल्विन साइकिल को बहुत ज्यादा आसानी से समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको स्टेप्स में तोड़ देंगे। तो स्टेप्स में कौन से में हमने तोड़ा, 3 मेन स्टेजेस में तोड़ दिया है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन, मतलब 3 अलग अलग केमिकल वाले प्रोसीजर के बेसिस पे हमने इस साइकिल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर हम देखें पहला स्टेप जो कि है कार्बोक्सिलेशन, अब कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा होगा मैम? कार्बोक्सिलेशन में फिक्सेशन ऑफ CO2 तो ही हो रहा होगा, दैट इज जो आरयूबीपी था उसके साथ CO2 मिलके हमको 2 PGA दे रहे होंगे यहाँ पर, इतनी बात तो ये हमें कॉमन सेंस से पता चल रही है कि कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का एडिशन हो रहा होगा यहाँ पर, हाँ जी ठीक है। तो एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कौन सा है? PGA है। अब जो यहाँ पे 6 कार्बन वाला बना था हमने उसकी बात ही नहीं की है क्योंकि वो तो अनस्टेबल है, वो तो बनते ही विदिन मिली सेकेंड्स टूट जाएगा, तो अब उसकी बात करने का क्या फायदा। तो हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे जो स्टेबल बनाया है उसकी, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलेशन है बच्चे वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का, हाँ जी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके साथ जरा भी छेड़खानी हो जाए ना तो बहुत गलत हो जाता है। जो हमें यील्ड चाहिए ना वो नहीं होती है, जो हमको फायदे चाहिए वो हो नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, एक वेस्टफुल प्रोडक्ट हो जाता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है इसका सही तरीके से होना, अगर इसके साथ जरा भी गड़बड़ हुई तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर CO2 का यूटिलाइजेशन हो रहा होगा फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। तो राइबोलोज जो बिसफॉस्फेट है उसका कार्बोक्सिलेशन करके उसको 6 कार्बन के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करके
तोड़कर 3 कार्बन वाले पीजीए में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये किससे कैटलाइज होगा, ये उसी बहुत ही ज्यादा फेमस आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। अब ये आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज है क्या मैम, और इससे हम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? तो हमें पता है बच्चे, जो हमारा रुबिस्को है जिसकी हम इतनी ज्यादा बात कर रहे होते हैं, जो हमारा रुबिस्को है जिसकी हम इतनी ज्यादा बात करते रहते हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी बोलते हैं हम अर्थ पे, वो रुबिस्को ही तो है ये। यहाँ पर ये आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज तक लिखा है, तो आरयूबीपी इतना हो गया। हाँ जी, आरयूबीपी इतना हो गया। एक सेकेंड बच्चे, आरयूबीपी इतना हो गया, उसके ऊपर ये सी जो ऐड किया है इसका फुल फॉर्म कार्बोक्सिलेज ही तो है, और ये ओ ऐड किया है उसका मीनिंग क्या है मैम, तो उसके मीनिंग पे ही तो आगे का प्रोसीजर जो हम वेस्टफुल वाला प्रोसीजर की बात कर रहे हैं वो है। तो यहाँ पर ये ना सिर्फ कार्बोक्सिलेज बट ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी दिखाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वो चीज हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है वही बच्चे किसको कैटलाइज करेगा, वो हमारे जो कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप है उसको कैटलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए, 2 मॉलिक्यूल पीजीए के मिल जाएंगे। और ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी दिखाता है, इस वजह से हम इसको मोर एक्यूरेटली क्या बोलेंगे, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट इज रुबिस्को भी इसको हम बोलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको बोल दिया है। तो अगर हम इस साइकिल को देखें अच्छे से ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए, तो पहला स्टेप देख लेते हैं जो कि है कार्बोक्सिलेशन का स्टेप। हाँ जी मैम, देखते हैं कार्बोक्सिलेशन को। तो यहाँ पर क्या आया, यह आरयूबीपी है, ठीक है, ये है आरयूबीपी, आरयूबीपी दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब ये कितने कार्बन का है, ये है मैम 5 कार्बन का, ठीक है, हाँ जी 5 कार्बन का। अब एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है मैम, कितने मिल गए, 6 कार्बन मिल गए। 6 कार्बन मिले तो एक 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो टूट के 2 मॉलिक्यूल दे दिए किसके, 3 कार्बन वाले पीजीए के। तो पीजीए में कितने कार्बन हुए, पीजीए में हुए 3 कार्बन, और कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। बेसिक मैथ्स है बच्चे, मैम जो मैथ्स कर पा रही हैं वो आप भी कर पाएंगे, ठीक है, मैम से ज्यादा वीक मैथ्स किसी की नहीं है, तो आप भी कर पाएंगे। यहाँ पर आरयूबीपी 5 कार्बन वाला था, 1 कार्बन कहां से आया, CO2 से, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, तुरंत टूट गया, 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो कि पीजीए है, ठीक है, तो 2 कार्बन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमको आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि आगे जितने भी चीजें हैं उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम प्रॉपर यील्ड का पता लगा सके। हाँ जी, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक सेकेंड बच्चे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर 2 ही एटीपी यूटिलाइज होंगी, 2 ही NADPH यूटिलाइज होंगे, हाँ जी ठीक है, उसके अलावा 2 ही क्या मिलेंगे, ट्रायोस और फॉस्फेट मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद अल्टीमेटली जाकर क्या होगा, अल्टीमेटली हमको रीजनरेट, अब वापस से यहाँ पर 2 ADP लगेगा, 2 ADP मिलेंगे, 2 ATP लगने के बाद, और अल्टीमेटली हमको वापस से 5 कार्बन वाला हमारा आरयूबीपी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आया, 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल ने हमको क्या दिया, वापस से 6 कार्बन, जो हमें 6 कार्बन थे दैट इज 3 वाले 3 वाले 2 पीजीए हो गए, वो 6 कार्बन ही अल्टीमेटली साथ में, वो यहाँ पर 1 कार्बन को फिक्स करके छोड़ जाएंगे, 1 कार्बन को फिक्स करके यहाँ पर छोड़ जाएंगे, और उनको रीजनरेट करना होगा वापस से आरयूबीपी को जो कि 5 कार्बन वाला है। तो बाय करेक्ट मैथ्स यहाँ पर हमको 1 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, तो यहाँ पर हमको CH2O ही मिल सकता है। अगर हमको इसको ग्लूकोज वगैरह बनाना है तो हमको उतनी नंबर ऑफ साइकिल्स ही चलानी होंगी, जैसे कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज अगर बनाना है तो यहाँ पर 6 लग जाता है, तो ये साइकिल 6 बार चलेगी। अब बच्चे, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ध्यान से देखते रहिए, अब इसको 6 बार इस साइकिल को चलाना है, 6 बार साइकिल चलाना है तो 6 आरयूबीपी लगेंगे। हाँ जी मैम, 6 आरयूबीपी लगेंगे, 6 ही CO2 लगेंगे। हाँ जी मैम, 6 CO2 लगेंगे। अब 6 × 2 कितना हुआ, 12, तो 12 हमको क्या मिल गए, 12 हमको यहाँ पर पीजीए मिल गए, 12 पीजीए मिल गए। तो 12 पीजीए ने अल्टीमेटली 6 कार्बन फिक्स कर दिए, तो 6 कार्बन इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, दैट इज 6 कार्बन वाला हमको ग्लूकोज यहाँ पर मिल गया है। और जो साइकिल वापस से कंटिन्यू करके कहाँ पे पहुंच गई है, वापस से यहाँ पर अगर हम मैथ देखें बच्चे, 6 × 5 कितना हुआ, 30 कार्बन यहाँ पे आए। हाँ जी मैम, 30 कार्बन यहाँ पर आए, 6 कार्बन यहाँ पर आए, कितने हो गए, 36,
तो यहाँ पर हमें 36 कार्बन हो जाने चाहिए। हाँ जी मैम 36 कार्बन हो गए। अगर हम 12 इंटू 3 करें तो कितना मिलता हमें? 36 मिल गया। 12 इंटू 3 36। हाँ जी 36 मिल गया। और 36 से हमें वापस 30 तो रीजनरेट करने ही है ना, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि यहाँ पर 6 कार्बन वाला ही बचा, दैट इज ग्लूकोज। तो एक साइकिल एक बार क्या कर रही है, एक कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन को फिक्स करके एक कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बना रही है। अगर ग्लूकोज चाहिए तो इसको 6 बार चलाना होगा। अगर 12 कार्बन वाला मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो इसको 12 बार चलाना होगा। 100 कार्बन वाला मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो मुझे इसको 100 बार चलाना होगा। ये साइकिल एक बार एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी और एक कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ही देगी। तो यहाँ पर ये साइकिल 6 बार चलेगी बच्चे। और ऑब्वियसली अगर हम एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें तो एनर्जी यूटिलाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात अब कर लेते हैं। तो मुझे एक केल्विन साइकिल की, एक सेकंड बच्चे, अगर मैं मैथ सीधा सीधा देखूं, एक केल्विन साइकिल की बात करते हैं। पहले एक केल्विन साइकिल की बात करते हैं। एक केल्विन साइकिल में मुझे यहाँ पर क्या क्या लग रहा था? मुझे यहाँ पर लग रहे थे 2 ATP, 2 NADPH और एक और ATP, ठीक है। तो कितने लग गए टोटल? 3 ATP मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी 3 तो ATP लग रहे हैं एक साइकिल में, और 2 NADPH लग रहे हैं। हाँ जी 2 NADPH लग रहे हैं, ठीक है। अब मुझे चलानी है केल्विन साइकिल 6 बार, तो केल्विन साइकिल इंटू 6, तो 6 बार मैं ऑब्वियसली इस ATP को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, इस NADPH को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मुझे यहाँ पर लग जाएंगी 18 ATP और 12 NADPH। तो ये होगा मेरा एनर्जी यूटिलाइजेशन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज 6 कार्बन वाला एक कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मेरे को लग जाएगा 18 ATP और 12 NADPH। अगर आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा नीट में आ जाता है बच्चे, तो अब आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है कॉमन सेंस से। एक केल्विन साइकिल में कितनी लग रही हैं? हमने देखा यहाँ पर 2 लग रही है। मैम यहाँ पर तो एक ही ATP था, आपने 2 क्यों लगा दिया? 2 इसलिए लगा दिया क्योंकि एक फॉस्फोग्लिसरेट को फिक्स करने के लिए एक ATP और एक NADPH को लगता है। बट यहाँ पर तो हमने 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना दिए हैं। कहाँ से? क्योंकि यहाँ पर टूटकर, यहाँ पर जो 6 कार्बन वाला कंपोनेंट बना था वो टूटकर हमें तुरंत की तुरंत 2 PJ दे देगा। तो जो यहाँ से साइकिल है यहाँ तक, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी की पूरी साइकिल। तो ये 2 ATP हो गया, 2 NADPH हो गया, और ये जो ATP है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चे? यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो गया, 2 NADPH और एक तीसरा यहाँ पर ये वाला सिंगल ही रहेगा। तो रीजनरेशन में एक ही ATP यूटिलाइज हो रहा है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे एक ही हो रहा है। एक सेकेंड बच्चे, ओके। तो यहाँ पर एक ही ATP क्या करेगी? रीजनरेट करेगी। ट्राइओस फॉस्फेट जो बना उससे ग्लूकोज जो फिक्स करके छोड़ दिया और एक ATP यूटिलाइज करके वापस ये हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइकिल इस वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या देगी हमको? ये हमको देगी 2 ATP यूटिलाइज हो गए, 2 NADPH यूटिलाइज हो गए, उसके अलावा एक और ATP दैट इज 3 ATP और 2 NADPH यूटिलाइज हुए। एक केल्विन साइकिल में 3 ATP 2 NADPH यूटिलाइज हो गए। एक में अगर 6 बार चलाना है तो ऑब्वियसली 18 and 12 NADPH। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो बच्चे, क्योंकि हमने केल्विन साइकिल यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप समझा है। तो इससे हमने क्या समझा है बच्चे? इससे हमने समझा है कि कितना ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा ताकि हम ग्लूकोज बना सके। अब हम आ गए दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या बच्चे? रिडक्शन का है दूसरा स्टेप। तो अगर हम देखें कि देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा जो क्या कराएगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कराएगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराने के लिए बहुत सारे स्टेप्स का रिएक्शन होगा। वो स्टेप्स में क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर द रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल लगेंगे। तो हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चे कि 2 ATP और 2 NADPH लगेंगे हमारे दूसरे स्टेप में जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है, जो फिक्सेशन है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 बार साइकिल चलाई जाएगी 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए बच्चे 6 बार साइकिल लगेगी। हाँ जी ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं बच्चे। C
C6H12O6 वाला ग्लूकोज की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन में क्या होता है, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो RUBP जिससे हमने स्टार्ट किया था उसको वापस से बनाने हैं। तो साइकिल अगर बच्चे दोबारा चलानी है, अगर दोबारा से एक और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है तो RUBP चाहिए ना। अगर हम RUBP को यूटिलाइज करके वापस बनाएंगे ही नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। साइकिल कैसे हुई फिर? तो इसको दोबारा रीजनरेट करना होगा और दोबारा रीजनरेशन के लिए हमको एक ATP मॉलिक्यूल दोबारा लगेगा। तो यहाँ पर बच्चे किस चीज की बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है इसी साइकिल के दूसरे और तीसरे स्टेप की, कि हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन तो कर लिया है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलेशन से जो PGA बना है, PGA क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिडक्शन का प्रोसीजर है वो होकर अब यहाँ पर क्या लगेंगे, 2 ATP और 2 NADPH लगकर रिडक्शन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा ट्रायोज फोस्फेट। तो ये ट्रायोज फोस्फेट मिल गया। हाँ जी बच्चे, ट्रायोज फोस्फेट भी 2 नहीं होते, यहाँ पर हमको एक ट्रायोज फोस्फेट जो है वो मिल गया है। इस ट्रायोज फोस्फेट ने मुझे क्या दे दिया है, इस ट्रायोज फोस्फेट ने एक कार्बन मॉलिक्यूल फिक्स करके यहाँ पर छोड़ दिया है। तो वहां पर उसको हम कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस ट्रायोज फोस्फेट को वापस से क्या करना है, वापस से RUBP में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर वापस से क्या होगा, एक ATP का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको केल्विन साइकिल बच्चे अच्छे से क्लियर हो गई हो, क्योंकि सारा का सारा केल्विन साइकिल हमें क्लियर होना जरूरी है। दूसरी जो साइकिल है C4 साइकिल जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसको समझने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं हमारी बाकी के पार्ट पे। तो फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, हर एक CO2 मॉलिक्यूल जो कि केल्विन साइकिल में जाएगा उसके लिए हमें क्या लगेगा बच्चे, उसके लिए हमें लगेगा 3 ATP। हाँ जी 3 ATP लगेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 NADPH। हाँ जी 3 ATP लगेंगे और 2 NADPH लगेंगे। तो प्रोबेबली दिस इज द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस इन द ATP और NADPH क्यों है मैम? अगर 2 ATP लग रहे हैं तो 2 NADPH लगने चाहिए, अगर 3 ATP लग रहे हैं तो 3 NADPH लगने चाहिए। ये अनइक्वालिटी क्यों है ATP और NADPH में? रिक्वायरमेंट में इनइक्वालिटी बची इसलिए है क्योंकि हमारी जो यील्ड थी, हमें जो दिया जा रहा है, हमारे पास जो मैन्युफैक्चर हुआ वो भी तो अनइक्वल हुआ था। जब हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देखा था तो हमने देखा था एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमको ATP NADPH दोनों मिलेगा, बट जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जिसको हम Z स्कीम भी बोल रहे थे, उसमें हमको ATP और NADPH दोनों मिल रहा था। हाँ जी मैम मिल रहा था, बट जो हमारा जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन उसमें तो NADPH बन ही नहीं रहा था, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा था। तो एक एक्स्ट्रा ATP बन रहा है, वही एक एक्स्ट्रा ATP यहाँ पर आ रहा है कि अगर 2 NADPH यूटिलाइज हो रहे हैं तो 2 ही ATP भी हमको नॉन साइक्लिक वाले से मिल जाएंगे। और तीसरा ATP हमको कहां से मिलेगा? तीसरा ATP हमको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप से मिलेगा जो कि स्ट्रोमल लेमेला में हो रहा था बच्चे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, क्योंकि यहीं पर बात की जा रही है किसकी, उस वाले डिफरेंस की। तो ये डिफरेंस है इसी वजह से जो ATP और NADPH यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, तभी तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चलाया जाता है स्ट्रोमल लेमेला में, तभी तो यील्ड इतनी अच्छी की जाती है, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल है बच्चे किसका, 6 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 6 टर्न्स ऑफ किसकी रिक्वायरमेंट है, 6 टर्न्स ऑफ साइकिल की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए कितने ATP एंड NADPH चाहिए होंगे? तो यही वो चार्ट है जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स फिक्स होकर क्या दे देंगे, 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट जो कि है ग्लूकोज वो दे देंगे। 18 ATP लगेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा ATP जो है वो क्या दे देंगे, अल्टीमेटली ADP दे देंगे, क्योंकि वो बिजी हो जाएंगे, उन्होंने अपना एनर्जी वाला जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो ब्रेक कर दिया है। और उसके अलावा जो 2 NADPH थे वो वापस से जो 12 NADPH है वो वापस से 12 NADP में कन्वर्ट हो गए। अब मैम यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो ADP और NADP हैं ये कहाँ जाएंगे? तो बच्चे जैसे कि हमने देखा था कि जब हमने फॉस्फोराइलेशन कराया था तो फॉस्फोराइलेशन में जो ADP और NADP है वही तो वापस से कन्वर्ट हो रहा था किसमें, ATP एंड NADPH में। तो यहाँ ये वहीं पे वापस चले जाएंगे फॉस्फोराइलेशन होने, ताकि वापस से ये कन्वर्ट होकर यहाँ पर पहुंच सके। तो ये भी साइकिल आपस में चलती रहती है, ठीक है। आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई हो। अब हम आ जाते हैं जो सेकंड पाथवे है उस पे बच्चे, जो कि है C4 पाथवे। तब तक आप इसको एक बार देखिए एंड आई विल हैव सम वाटर, ओके। ओके ओके, अब हम C4 साइकिल डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। अब हम जब C4 साइकिल की बात करेंगे
तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? उन प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है बच्चे, जिनकी यील्ड हमें बहुत ज्यादा हाई चाहिए, जिनका हमें एकदम ऑप्टिमम यील्ड चाहिए। उनमें जरा भी वेस्टफुल प्रोडक्ट्स नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में है, थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशंस, थोड़ी सी हाई टेम्परेचर, लो वाटर कंडीशंस में रह रहे हैं। डेजर्ट वाले प्लांट हो गए, ये सब हो गए, थोड़ा सा टेम्परेट रीजन्स, मतलब जो पहाड़ों वाले प्लांट हो गए। ऑब्वियसली वहां पर भी क्या है, वहां पर भी थोड़ी सी पानी की कमी है, तो यहाँ पर पानी बचाया जाएगा। एक तो वो हो गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर वो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन से भी काफी ज्यादा क्या होंगे, यूज टू होंगे। तो उन प्लांट्स की यहाँ पर बात की जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, उनमें क्या होगा, उनमें जो C4 पाथवे है वो चलाया जाएगा। अब C4 पाथवे में क्या होता है बच्चे, जो C4 पाथवे है उसमें पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। पहला प्रोडक्ट आफ्टर CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्स होने के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको C3 पाथवे या फिर केल्विन साइकिल चलाने के लिए यूज करते हैं। तो मैम अब ये क्या बात हो गई, नहीं ये कैसे समझे हम? तो ये मैम अच्छे से आपको समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ जो साइकिल है आपकी, ठीक है। जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है वो तो यहाँ पर C3 ही होगा। जो मेन प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज है वो जो पिछली साइकिल हमने देखी थी उसी की मदद से होगा। बस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा अडेप्टेशन है, एक्स्ट्रा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, वो एक अडेप्टेशन है ताकि ये कहाँ पे सर्वाइव कर सके, ताकि ये ड्राई टॉपिकल रीजन्स जहां पर पानी वानी की कमी है वहां पर सर्वाइव कर पाए, ठीक है। ओके बच्चे, अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट है प्लांट, कौन से C3 एंड C4 प्लांट, वो कैसे डिफरेंट है आपस में। तो बच्चों वो एनाटॉमी में थोड़ा सा डिफरेंट है ऑब्वियसली, उसी की वजह से ये जो हमारी C4 साइकिल है, C3 साइकिल से थोड़ा सा एडिशनल स्टेप्स हैं उसमें, क्योंकि एडिशनल थोड़ी सी एनाटॉमी भी है हमारे C4 प्लांट्स में। तो वो चीज भी हम एनाटॉमिकल वाला चीज भी अच्छे से देखेंगे। जो C4 प्लांट्स है बच्चे वो काफी ज्यादा स्पेशल है। उनमें स्पेशल टाइप की क्या होती है, लीव एनाटॉमी होती है। उनमें क्या होती है, उनमें पावर होती है टू टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर्स। वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं। और उनमें क्या होता है, उनमें एक हाई लाइट इंटेंसिटी की तरफ भी क्या होता है, हाईलाइट इंटेंसिटी हो अगर उस एरिया में, तब भी वो नॉर्मली फंक्शन कर पाएंगे। जो C3 वाले प्लांट्स है वो उनका फोटोसिंथेसिस रेट तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, उनके क्लोरोप्लास्ट का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनके जो प्लांट है उनमें हद से ज्यादा हाई ट्रांसपिरेशन वगैरह हो जाएगा, या फिर स्टोमेटा खुलेंगे ही नहीं। बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इनमें ज्यादा टेम्परेचर होने से भी फोटोसिंथेसिस के रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। बिकॉज उनमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन नामक एक जो वेस्टफुल प्रोसेस जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे वो भी एब्सेंट होता है। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई होगी। और बायोमास, दैट इज ऑब्वियसली अगर फूड ज्यादा बना रहा है तो बायोमास भी उस प्लांट का ज्यादा होगा, तो बायोमास भी ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अगर हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इनमें एक स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसका एक स्पेशल नाम होता है जो कि है क्रेन्स एनाटॉमी। तो पर्टिकुलरली जो लार्ज सेल्स होंगे किसके अराउंड, वॉस्कुलर बंडल्स के, किसमें, C4 प्लांट्स में, वो हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे बंडल शीथ सेल्स। और ये बंडल शीथ सेल्स ही इनको एक्स्ट्रा फायदा दे रही है। क्या दे रही है एक्स्ट्रा फायदा, कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड उसी में पहले बनेगा, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले बनेगा इनके लीव्स में, और इस एनाटॉमी को हम क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेन्स मींस रीथ। तो ऐसे गोल गोल आपने काफी बार ना क्रिसमस वगैरह पे ऐसे गोल गोल वाले स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, पत्तों के ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे एक आधी बेरीज एंड बेल्स वगैरह लटकाई होती है, उसको हम रीथ बोलते हैं। इट इज अ रीथ स्ट्रक्चर, ऐसे गोल गोल। तो ऐसे ही क्रैंस थोड़ा सा क्या होता है, क्रैंस का मीनिंग रीथ होता है। और जो रीथ जैसा स्ट्रक्चर ही बनाएंगी कौन, ये बंडल शीथ अराउंड द वॉस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर अगर मेरा वॉस्कुलर बंडल क्या है, मेरे जाइलम एंड फ्लोएम के अराउंड कुछ स्पेशल सेल्स होंगी। कौन है, बंडल शीथ सेल्स, एक राउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्रेन्स एनाटॉमी बोल रहे हैं बच्चे, जो C4 प्लांट्स में स्पेसिफिकली अलग से स्पेशली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो बहुत सारी लेयर्स की भी हो सकती हैं। मतलब एक लेयर भी हो सकता है ऐसे सेल्स का, और बहुत सारे ऐसे आपस में लेयर पे लेयर भी हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज भी क्लियर है, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें अराउंड द वॉस्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो इनकी बंडल शीथ सेल्स हैं इनमें बहुत सारे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी होंगे। इस वजह से डार्क ग्रीन कलर के भी होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा,
उसके अलावा चलो एक तो ये फायदा हो गया कि इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। एक फायदा उसके अलावा जो वॉल्स हैं वो इनपरवियस हैं टू द गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैस इसकी वॉल्स के आपस में इधर उधर क्रॉस नहीं कर सकती। जो गैस इसके अंदर चली गई वो वहीं रहेगी, अंदर बाहर नहीं हो पाएगा, लीकेज ऑफ गैस नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरा फायदा हो गया। ठीक है, अब हम इन फायदों का देखेंगे कहां पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि एनाटॉमी की मदद से हमको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। उसके अलावा इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते, आपस में ऐसे ही अरेंज्ड होती हैं। स्ट्रक्चर भी लाई है मैम सुंदर सा, फिक्र मत करो, इतने गंदे स्ट्रक्चर से काम नहीं चलाएंगे आपका, प्यारा सा स्ट्रक्चर भी आगे बना हुआ है। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपस में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हुआ, अगर एक सेल यहाँ पर है दूसरी सेल यहाँ पर है और यहाँ पे गैप बन गया तो इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे। तो ये भी नहीं होता है, सेल्स आपस में पूरी चिपकी चिपकी लगी रहती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे अगर हम एक C4 प्लांट को काट कर देखें तो हमको क्रैन्स एनाटॉमी देखेंगे। तो काट लें प्लांट को, हाँ जी प्लांट को काट के देख लेते हैं। यहाँ पर प्लांट हमारा कट गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार होता क्या क्या है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे C3 एंड C4 को पूरा क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और किसको हम क्रैन्स एनाटॉमी बोल रहे हैं। तो अगर सबसे पहले हम C3 प्लांट की बात करें तो ये हो गया वॉस्कुलर बंडल बच्चे। ये वाला एरिया क्या है, ये पर्पल पर्पल वाला एरिया जिसको मैंने रेड रेड कर दिया है, ये है हमारा वॉस्कुलर बंडल। अब वॉस्कुलर बंडल के अराउंड बच्चे क्या प्रेजेंट है, कुछ बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है लाइट ग्रीन कलर की। लाइट ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि इसमें कम क्लोरोप्लास्ट है। क्यों, क्योंकि ये C3 प्लांट है, इसमें तो बंडल शीथ सेल्स में कुछ होता ही नहीं है खास, बंडल शीथ सेल्स में कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स किसी काम की नहीं है, कुछ काम होगा फोटोसिंथेसिस में, कोई काम नहीं, हम अभी ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर बंडल शीथ सेल्स में कुछ नहीं हो रहा है। बट जो दूसरी डार्क ग्रीन सेल्स है कौन, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, कौन कहाँ पर, ये वाली, ये हो गई बंडल शीथ सेल जो कि लाइट ग्रीन है, इसका कोई फायदा नहीं है अभी फोटोसिंथेसिस में। ये हो गई कौन, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, यहाँ पर पूरा फायदा है क्योंकि यहीं पर सब हो रहा है। यहीं पर तो हमारी C3 दैट इज केल्विन साइकिल चल रही है, यहीं तो CO2 अंदर और O2 बाहर होगा। तो जितना भी हमने अभी तक प्रोसेसेस देखे बच्चे, फॉस्फोराइलेशन वाले, केल्विन साइकिल, वो पूरा का पूरा इसी स्पॉन्जी मेसोफिल में हो रहा होगा। ये बात हो गई C3 सेल की। अब C3 सेल में हो गया, ठीक है मैम। अब आ गई C4 सेल। C4 सेल में क्या है, ये जो वॉस्कुलर बंडल है इसके अराउंड पहले हमारी क्या प्रेजेंट है, हमारी बंडल शीथ प्रेजेंट है जो कि डार्क ग्रीन इन कलर है। क्यों, क्योंकि इनमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है एक तो, और दूसरा इनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हो रहे होंगे। तो क्या है, यहाँ पर हो गई बंडल शीथ सेल, हाँ जी ठीक है, और यहाँ पर हो गई स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, हाँ जी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल हो गई। अब दोनों मिलके हमें क्या देंगी, दोनों मिलके हमें शुगर देंगी। एक सेल में नहीं होते दोनों फंक्शन, इसमें दो सेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो क्या होगा, CO2 एंटर करेगी यहाँ पर, हाँ जी CO2 एंटर करेगी, CO2 एंटर करके C4 साइकिल चलाएगी, हाँ जी मैम C4 साइकिल चलाएगी। उसकी मदद से हमको क्या मिलेगा, उसकी मदद से हमको मिलेगा पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA जो बना था हमारा वो बन जाएगा। ठीक है मैम, वो भी बन गया। अब कुछ और केमिकल इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, उसकी मदद से हमें क्या मिल गया है, बेसिकली CO2 जो हमारी थी, एक सेकेंड बच्चे, जो CO2 है उसको इंटीग्रेट कर दिया है हमने OAA में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। उसके अलावा हम उसको कन्वर्ट कर देंगे और किसी में, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर दिया गया, हाँ जी मैम कर दिया। उसके अलावा जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ, उस एसिड को जो क्या कर रहा है, CO2 अपने अंदर लेके चल रहा है, अपने केमिकल का फॉर्मूला में उसने इंटीग्रेट कर रहा है CO2, उसने इसको भेज दिया कहाँ पर, अंदर वाली सेल, बंडल शीथ सेल। अब बंडल शीथ सेल में क्या फायदा है, एक तो ये ग्रीन है, बहुत सारा क्या है इसमें, क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारा रुबिस्को भी है इसमें, और उसके अलावा ये गैस से इम्परवियस है, दैट इज गैस का एक्सचेंज अंदर बाहर नहीं होने दे रहा है। ये जो मोटी मोटी इसकी सेल वॉल है, ये गैस को अंदर बाहर नहीं होने देगी। तो यहाँ पर जो भी मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड गया था वो टूटेगा और CO2 यहाँ पर दे देगा, CO2 यहाँ पर हो गई रिलीज। अब क्या है, अब फायदा ये है कि जो हमने CO2 है उसको स्टोर कर लिया था, अब उस CO2 को जब हमें रिक्वायरमेंट है, जब हमें केल्विन साइकिल चलानी है, तो हम इसे दूसरे कमरे में भेज रहे हैं। एक कमरे में तो हमने CO2 को स्टोर कर लिया किसी केमिकल के फॉर्मूला में, अब उस केमिकल को दूसरे कमरे में हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, वहां पर उसको तोड़कर रिलीज करवा दिया, ताकि हम यहाँ पर केल्विन साइकिल चला पाए आराम से। क्योंकि यहाँ से सेल का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वो
रिलीज नहीं होगा, लीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सेल काफी ज्यादा इम्परवियस टू गैसेस है। अब इसका सब इतना ज्यादा करना क्यों है, इतना ज्यादा झमेला करना क्यों है मैम? ऐसा सिंपल साइकिल क्यों नहीं चला सकते हम केल्विन साइकिल? इतना कुछ की जरूरत क्यों है? अब इसके फायदे बहुत सारे बच्चे, इसके फायदे क्या क्या है कि एक तो जैसे कि हमने देखा कि ड्राई, ट्रॉपिकल, एकदम हाई टेम्परेचर वाले रीजन्स जो हैं वहां पर ये किया जाता है। मतलब सन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ही होगी वहां पर। हाँ जी मैम, सन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ही होगी। एकदम प्रचंड वाला जो सनलाइट है वहां पर होगा, सूरज एकदम तेज से चमक रहा होगा। तो मुझे एक बात बताइए आप कि अगर मुझे लाइट रिएक्शन करना है, लाइट रिएक्शन में मुझे अगर CO2 का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे खोलने होंगे स्टोमेटा। और जैसे ही स्टोमेटा ये पौधा खोलेगा, ये वाला बेचारा पौधा जो बहुत ही ज्यादा ड्राई, हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में, इसका तो सारा पानी उड़ जाएगा ट्रांसपिरेशन से। इसका पानी तो बेचारा बचा ही नहीं पाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर ही नहीं हो पाएगा। सारा का सारा जैसे स्टोमेटा खोला, सारा पानी उड़ गया बाहर। तो इसको तो ये चाहिए ही नहीं, इसको तो अडेप्टेशन चाहिए ताकि क्या हो सके? कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो पाए, ट्रांसपिरेशन से सारा पानी बाहर ना उड़ जाए। तो इसने क्या किया? इसने दिमाग लगाया। इसने क्या दिमाग लगाया कि मैं दिन में करूंगा तो सही जो हमारा लाइट रिएक्शन है, बट मैं क्या करूंगा? बट मैं उस टाइम CO2 के लिए अपने स्टोमेटा नहीं खोलूंगा। मैं रात में जब एकदम सूरज नहीं चमक रहा होगा तेज तेज, उस टाइम अपने स्टोमेटा खोल के CO2 अंदर लूंगा। बट उसने उस टाइम CO2 अंदर ले लिया तो फायदा क्या? CO2 तो अंदर आ गया, बट उस टाइम लाइट रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता लाइट रिएक्शन? लाइट तो है ही नहीं, अंधेरा है रात का। तो उसने बोला कि मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? किसी किसी केमिकल स्पीशीज में, जैसे कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, उसमें कन्वर्ट करके मैं रख लूंगा। किसमें? मेरी मीजोफिल सेल में बना लूंगा मैं C4 साइकिल की मदद से। C4 साइकिल की मदद से यहाँ पर उसने एक केमिकल की फॉर्म में, या तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की फॉर्म में वो स्टोर करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है दूसरा बंडल शीट सेल में एस्पार्टिक या मैलिक एसिड की मदद से। वो हम आगे पूरा का पूरा साइकिल देखेंगे। तो मैं उसको स्टोर कर लूंगा एक केमिकल फॉर्म में, ताकि मुझे जब लाइट रिएक्शन करना हो तब मेरे पास एक स्टोर हाउस ऑफ CO2 प्रेजेंट हो। मैं जब रिएक्शन, अपना लाइट रिएक्शन दिन के टाइम करना चाहूं, उस टाइम मुझे स्टोमेटा खोल के अपना पानी उड़ाने की जरूरत ना पड़े। बंद स्टोमेटा में ही मैं उस केमिकल को तोड़कर कैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को कहां पर भेज देगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को यहां पर भेज देगा जो है बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल में उसने क्या करा? उसने अपने एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड जो भी है उसको तोड़ दिया। उससे क्या मिल गया? मुझे CO2 मिल गया, और वापस से ये हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट था वहां पे हम आ गए, और वहां पर जैसे ही CO2 रिलीज हुआ हम केल्विन साइकिल कर पाएंगे, और यहाँ से ऑब्वियसली गैस रिलीज नहीं होगी। तो ये प्लांट ने दिमाग लगाया पूरा, ताकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो सके, आराम से ये प्लांट क्या हो सके? फल फूल सके, हाई टेम्परेचर में भी, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी। इसका ट्रांसपिरेशन से बहुत ज्यादा हाई वाटर लॉस ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पानी चला गया तो भी तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। वो सब चीजें भी हम देखेंगे कि कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बट वाटर भी तो एक रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, अगर वो बहुत ज्यादा कम हो गया तो भी तो फोटोसिंथेसिस गिरेगा। तो उसने पूरा ज्यादा अच्छे से दिमाग लगा के प्लांट ने अपने अंदर ही मॉडिफिकेशंस कराकर इतना कॉम्प्लेक्स किया है ताकि वो अच्छे से फल फूल सके। वो इस सिंपल स्ट्रक्चर से फल फूल नहीं सकता था, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह में आपको मिलेगा। और एक और चीज देखेंगे कि इसमें एक वेस्टफुल प्रोसेस चल जाएगा जो कि फोटो रेस्पिरेशन है, वो इसमें कभी नहीं होगा। इंटेलिजेंट लोग कभी भी अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते, जैसे कि आप लोग होपफुली अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे ही ये C4 प्लांट्स अपना जितना भी प्रोसेस है वो वेस्टफुल नहीं चलाएंगे। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं होगा, बट C3 में वो हो जाएगा, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो अब देख लें NCERT अच्छे से। हाँ जी मैम, अब NCERT पे मूव ऑन कर लेते हैं। तो हमने जितना भी ये सारा थ्योरी है इसको समझना है इस प्यारे से डायग्राम की मदद से, जो कि आपके NCERT में भी दिया है। तो होपफुली आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो जो हमने 2 सेल की वहां पे बात की उसको बेसिकली जूम आउट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जूम आउट कर दिया है, ठीक है मैम। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं कि मीजोफिल सेल सबसे पहले आई। हाँ जी मीजोफिल सेल आई। मीजोफिल सेल में क्या होगा? C4 साइकिल चलेगा, ठीक है, C4 साइकिल चल गया। तो यहाँ पर क्या लिया? CO2, एटमॉस्फेयर का CO2 अंदर लिया, बाइकार्बोनेट आयन बना, बाइकार्बोनेट आयन को इंटीग्रेट कर दिया किससे? फॉस्फोइनोल पायरुवेट से। तो जहां जैसे वहां पर RuBP होता था, RuBP 5 कार्बन वाला
इंटीग्रेट करके कार्बन डाइऑक्साइड से पीजीए देता था, उसी तरह यहाँ पर फोस्फो इनोल पायरुवेट, जिसको हम प्यार से पेप भी बोलेंगे, इसको प्यार से क्या बोलेंगे, पेप। अच्छा एक सेकेंड, इसको प्यार से लिख भी लेते हैं अब। हाँ जी, इसको हम बोलेंगे पेप। अब हमारा जो CO2 एटमॉस्फेयर से आएगा वो इस प्यारे से पेप से मिल जाएगा आपस में, और क्या दे देगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दे देगा, जिसको हम C4 एसिड भी बोल रहे हैं। तो C4 एसिड और कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में पिछला वाला जो पैराग्राफ हमने अभी अभी देखा था उसमें लिखा भी है कि ये है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कहाँ भेजना है, बंडल शीट सेल में, और बंडल शीट सेल में उसको भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस में कन्वर्ट करना होगा, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। अब मैम ना मैलिक एसिड का स्पेलिंग भूल गई है, तो वो कंफर्म कर लेना, मैं लिख दे रही हूँ, या तो अब दोनों नहीं, या तो मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करके उसका क्या करवा दिया जाएगा, उसका करवा दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया किसमें, अपने बंडल शीट सेल में, और वहां पर ये C4 एसिड आ गया, हाँ जी आ गया, और इसका हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 अलग से टूट गया, और जो C3 एसिड है, C3 एसिड कौन सा है बच्चे, हमारा ये पेप, तो इसको वापस से पेप में कन्वर्ट कर दिया गया है और वापस से भेज दिया गया है, तो रीजनरेशन भी हो गया है। यहाँ पर भी साइकिल चल रही है पूरी, तो यहाँ पर भी पेप का रीजनरेशन हो जा रहा है। जो CO2 इसके अंदर इंटीग्रेट किया था उसको, उसका फायदा सिर्फ ये था कि उसको हमें लाना था यहाँ तक, उसको हमें यहाँ तक लाना था, और यहाँ पर अगर हम अल्टीमेटली क्या चलाएंगे, यहाँ पर हम अल्टीमेटली क्या चलाएंगे बच्चे, यहाँ पर अल्टीमेटली हम चलाएंगे हमारा केल्विन साइकिल। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, यहाँ पर केल्विन साइकिल चलने लग जाएगा। तो ये था पूरा C4 साइकिल का एनाटॉमी, ये था मेसोफिल सेल, ये था हमारा बंडल शीट सेल, और ये स्पेशल अडेप्टेशन किस लिए है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, ताकि स्टोमेटा हमको भरी गर्मी में खोलना ना पड़े। जैसे आप ना सुबह सुबह या फिर रात में जाकर, गर्मी एकदम जून की भरी गर्मी में जाकर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह इकट्ठा करके फ्रिज में भर लेते हैं, स्टोर कर रहे हैं ना आप उसको, ताकि आपको जून की जो 12 बजे 2 बजे 4 बजे वाली गर्मी है उसमें बाहर दोपहर में निकल कर कोल्ड ड्रिंक लाके ना पीनी हो, आप फ्रिज से बस कोल्ड ड्रिंक निकालें और आराम से पी सके और एकदम ठंडे हो जाए। तो वो ये ऐसा ही कुछ कर रहा है, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम लाइट रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि लाइट तो दिन में ही होती है, बट उस टाइम वो स्टोमेटा नहीं खोल सकता है, मजबूरी है, बेचारे को गर्मी लग जाएगी, मतलब सारा पानी निकल जाएगा उसका, तो इसलिए वो स्टोर करके रख रहा है। स्टोरेज ऑफ CO2 के लिए इतना कुछ हो रहा है, और स्टोरेज किस फॉर्म में हो रही है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करके, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करके, उसका ट्रांसपोर्टेशन करके ही हम ये कर पा रहे हैं। तो यही सब अब लिखा हुआ है बच्चे किसमें, इस वाले पूरे के पूरे पैराग्राफ में, जिसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो अगर हम पाथवे पढ़ें तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि है फोस्फोइनोल पायरुवेट, 3 कार्बन का होगा हमारा पेप। तो जो प्यारा सा पेप था अभी तक, जिसकी हम इतनी ज्यादा बात कर रहे थे, ये पेप है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल किससे मिलेगा, एटमॉस्फेरिक वाले CO2 से मिलेगा, और अल्टीमेटली हमको क्या दे देगा, C4 एसिड, जो कि है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमें ये पेप ने क्या दे दिया, हमें ये पेप प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स में, सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली कन्वर्जन भी हो रहा है वहां पर, बट जो इसका एंजाइम है जो इसको क्या करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो इसका फिक्सेशन करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होगा पेपकेज, पेप कार्बोक्सिलेज, वो प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स में ही। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पेपकेज नाम का एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स या फिर बंडल शीट सेल्स, तो आप टिक करके आएंगे मीजोफिल सेल्स। पेपकेज सिर्फ मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होगा बच्चे। अगर हम एंजाइम्स की बात कर लें, पूरा कर रहे हैं, एक सेकेंड बच्चे इसको अच्छे से लिख दे, वरना बोलेंगे कि मैम को इतना भी नहीं आता, इसको कैपिटल में लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो पेपकेज हो गया, पेपकेज क्यों, क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज है, पेपकेज प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स में, हाँ जी मेसोफिल में होगा। दूसरा रुबिस्को किस लिए था, C3 साइकिल के लिए था। अब C3 साइकिल कहां पर हो रही है, अब आप अच्छे से याद कर लें, पेपकेज इज एसोसिएटेड विद C4 साइकिल, और C4 साइकिल में क्या हो रही है, सिर्फ स्टोरेज ऑफ CO2 हो रही है। अल्टीमेट बायोसिंथेसिस किससे, जो CO2 ये रिलीज कराएगा वो उससे बायोसिंथेसिस तो C3 साइकिल से ही हो रही है, और C3 साइकिल में रुबिस्को तो चाहिए ही होगा। रुबिस्को क्या है, C3 साइकिल का अल्टीमेटली क्या है,
रुबिस्को इज C3 साइकिल का एंजाइम। तो वो कौन सी सेल में प्रेजेंट होना चाहिए? बायोलॉजिक अगर C3 साइकिल बंडल शीथ में हो रही है तो रुबिस्को भी तो वही होना चाहिए। तो बंडल शीथ सेल में बच्चे क्या आ जाएगा? बंडल शीथ में सेल में प्रेजेंट होगा हमारा रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को हो गया बंडल शीथ में और पेप्केज हो गया मेसोफिल सेल में। ओके, आई होप ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो जो पेप्केज है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा मेसोफिल सेल्स में, और अब मेसोफिल सेल्स हैं उनमें जो रुबिस्को एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बच्चे अगर वहां पर C3 साइकिल हो ही नहीं रही है तो वहां पर एंजाइम की रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है। रुबिस्को एंजाइम क्या करवा रहा था? C3 साइकिल करा रहा था। अब जो मेसोफिल सेल है वहां पर C3 प्लांट्स में तो वहीं पर होती है C3 साइकिल, बट जो C4 प्लांट है वहां पर तो मेसोफिल सेल में कोई भी हमारी जो C3 साइकिल है दैट इज कैल्विन साइकिल वो होती ही नहीं है। तो जहां पर हमारी कैल्विन साइकिल हो रही होगी वहीं पे तो रुबिस्को की रिक्वायरमेंट होगी। मेसोफिल सेल में जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो प्रेजेंट क्यों होगा? तो ये लैक करेंगे रुबिस्को एंजाइम के को। जो C4 एसिड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वो बन जाएगा इन द मेसोफिल सेल्स। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। फिर ये क्या बना देगा? एक और 4 कार्बन कंपाउंड बना देगा मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड जैसा। तो ऑब्वियसली स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है मैम की, यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है। हाँ जी मैम, कुछ स्पेलिंग नहीं आती है आपको, क्या पढ़ाओगे बच्चों को? जी, तो ये जो मैलिक एसिड है, ठीक है, मैलिक एसिड क्या दे रहा है हमको? मैलिक एसिड बन गया या फिर एस्पार्टिक एसिड बन गया, ठीक है। ओके, तो ये मेसोफिल सेल्स में हो गया सब कुछ। अब मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्टेशन हो गया है कहाँ पर? ट्रांसपोर्टेशन हो गया है इनटू द बंडल शीथ सेल्स, और यहाँ पर बंडल शीथ सेल्स में अब जो C4 एसिड है वो ब्रोकन डाउन कर दिया जाएगा इनटू C3 एसिड, वापस से पेप बना दिया जाएगा फोस्फोइनोल पायरुवेट। और उसके अलावा जो CO2 रिलीज हो गई है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3 एसिड की बात हो रही है यहाँ पर C3 एसिड की बात की गई है। और जो ये CO2 हमारा जो बन गया है इसको हम भेज देंगे कैल्विन साइकिल में। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो वापस से भेज दिया जाएगा मेसोफिल में, वहां पर इसको वापस से पेप में कन्वर्ट कर देंगे और पूरी की पूरी साइकिल हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चे, इसी के साथ हम ये वाला साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं जो कहाँ पे होता है, जो बंडल शीथ सेल में होता है। अब जो CO2 रिलीज हुई थी बंडल शीथ सेल में चली जाएगी और वहां पर करवा देगी कैल्विन साइकिल, ठीक है, कैल्विन पाथवे हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैल्विन पाथवे क्या होगा? कॉमन होगा इन ऑल द प्लांट्स। जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो किसमें रिच है? वो एक एंजाइम दैट इज राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब रुबिस्को की बात कर रहा है। इतना ज्यादा बोलकर क्या बोल रहा है? रुबिस्को बोल रहा है। रुबिस्को प्रेजेंट होगा किसमें? जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा बंडल शीथ सेल्स में, बंडल शीथ में रुबिस्को आ गया। बहुत ही ज्यादा रिच होंगे ये, क्योंकि यहीं पे तो कैल्विन साइकिल करवानी है बच्चे। तो यहाँ पर रुबिस्को हो गया, बट यहाँ पर पेप्केज अब नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर कार्बोक्सिलेशन स्टेप हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्यों यहाँ पर पेप्केज होगा? तो पेप्केज यहाँ पर नहीं होगा। तो जो बेसिक पाथवे है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, जो कैल्विन पाथवे है वो कॉमन है इन C3 एंड C4 प्लांट्स बोथ। तो कैल्विन साइकिल तो C3 में भी होगा, C4 में भी होगा, बस जो C4 साइकिल है एक्स्ट्रा, जहां पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे CO2 को एक इंटरमीडिएट में ताकि हम उसको स्टोर कर पाए, वो सिर्फ C4 प्लांट्स में होगा, वो C3 प्लांट्स में नहीं होगा। वो एक एडिशनल स्टेप है अपार्ट फ्रॉम द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल सब में हो रहा है, ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं जो कैल्विन पाथवे है वो सब के सब मेसोफिल सेल्स में होता है, C3 में, हाँ जी ठीक है। C4 में वो मेसोफिल में नहीं होता है, वो कहाँ होता है? वो बंडल शीथ सेल्स में होता है। हाँ जी मैम, ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई है हमको, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं जो वेस्टफुल प्रोसेस जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जहां पर वेस्टेज कर देता है हमारा प्लांट उसकी। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैम ने ऑलरेडी भी बोला था, जो C4 प्लांट है वो तो CO2 का स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो चीज आपको ये समझने के लिए याद रखनी है, ठीक है। C4 प्लांट्स CO2 को स्टोर करके रखते हैं, उनके पास कभी भी CO2 की कमी नहीं पड़ेगी। अब हम समझते हैं एक और प्रोसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस करता है C3 एंड C4 में। तो यहाँ पर भी अब डिफरेंस आ जाएगा C3 एंड C4 में, क्योंकि एक प्लांट में ये हो रहा होगा, दूसरे में नहीं हो रहा होगा। इसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं मैम यहाँ पर? हम तो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे ना, रेस्पिरेशन कहाँ से आ गया अचानक से? तो जैसे हम बच्चे रेस्पिरेशन टाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हाँ जी।
और CO2 रिलीज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाएगा। ये भी क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन अंदर ले रहा होगा और CO2 बाहर निकाल रहा होगा। और ये ना कुछ काम धाम नहीं कर रहा होगा, कुछ बना नहीं रहा होगा, तभी तो हम इसको वेस्टफुल बोल रहे हैं। तो अगर हम समझें किसको, रुबिस्को एंजाइम को, रुबिस्को एंजाइम जो हमें RUBP, रुबिस्को एंजाइम क्या था बच्चे, ऐसे है, ठीक है। अब हमें पता है एक एंजाइम ऐसे होता है, उस पे एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स पे आकर क्या लगता है, एक तो सबस्ट्रेट लग जाता है, हाँ जी, एक तो पहला सबस्ट्रेट लग गया जो कि है RUBP, ये है मेरा RUBP। अब इस RUBP को इंटीग्रेट करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आकर लग गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऐसा हुआ तो मेरे को नॉर्मली क्या मिल जाएगा, PGM मिल जाएगा और मेरा केल्विन साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। बट अगर कुछ कंडीशंस कैसे होती हैं, अब ये जो साइट है हमें पता है इस साइट को प्यार होता है किसी एक स्पेशल मॉलिक्यूल से। तो अगर यहाँ पर दो ऑप्शन है इसके पास, CO2 एंड O2, हाँ जी, दो ऑप्शंस हैं। अब इसको ज्यादा प्यार किससे है, CO2 से, तो ये CO2 से पूरा प्यार करता है, ठीक है। तो इसको CO2 चाहिए, बट लेट्स से कि CO2 प्रेजेंट नहीं है या फिर CO2 कम है। अगर CO2 और O2 सेम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, सेम रेशियो में होंगे, तो ये उठा लेगा CO2 को कि आजा CO2 मेरी इस साइट पे बैठ जा और RUBP के साथ मिलके क्या बना दे, PGM बना दे। बट लेट्स से किसी एक कंडीशन में O2 ज्यादा हो गया। अब क्या है, O2 ज्यादा है। अब O2 अगर ज्यादा होगा बच्चे तो ये धोखा दे देगा इस CO2 को और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा किसके साथ, O2 के साथ इंटीग्रेट कर देगा। और तभी क्या हो जाएगा, तभी इसका पूरा विनाश स्टार्ट हो जाएगा, तभी फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम एक एक करके अब अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, केल्विन पाथवे में CO2 फिक्सेशन पहला स्टेप होता है, जहां पर RUBP CO2 से मिलकर रुबिस्को एंजाइम की मदद से 3PGA, दैट इज दो मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 3PGA का मीनिंग क्या है, 3PG है क्या, नहीं बच्चे, थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, एक ही PGA है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2PGA बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला साइकिल, फर्स्ट स्टेप दैट इज द कार्बोक्सिलेशन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल था। यहीं पर गड़बड़ होती है सारी, यहीं पर जो हमारा रुबिस्को है वो CO2 को धोखा देकर O2 के साथ जुड़ जा रहा है और पूरा वेस्टफुल प्रोसेस जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन का है वो करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड। तो ये हम इतनी देर से जो बोल रहे थे वो तो है ही, हमारी NCERT ने भी बोल दिया। अब यहाँ पर एक्टिव साइट है वो बाइंड कर सकती है CO2 से भी और O2 से भी, इसीलिए तो इसका नाम रुबिस्को, मतलब CO में जो आखिर में रुबिस्को में राइबोलोज बिसफॉस्फेट, उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो ये कार्बोक्सिलेज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट भी करवा पाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी करवा पाएगा। ऑक्सीजन का एडिशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, दोनों के दोनों टैलेंट है इसमें, ठीक है। जो इसकी ग्रेटर एफिनिटी है, ज्यादा प्यार तो इसको CO2 से है। अगर CO2 और O2 इक्वल हो या फिर CO2 ज्यादा हो, बट अगर ऐसा ना हो तो इमेजिन क्या होगा अगर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो, यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा O2 एंड CO2 में। तो अगर O2 एंड CO2 में कंपटीशन हुआ तो ये O2 अगर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पर जो O2 है वो बाइंड कर जाएगा और जो फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, C3 प्लांट्स में O2 बाइंड कर जाएगा, उसकी वजह से जो CO2 फिक्सेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो रुबिस्को अब O2 के साथ बिजी हो गया है ना। CO2 का फिक्सेशन कौन करवाएगा, तो RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, हमें भी याद था कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनने की जगह क्या बन जाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनता है, हाँ जी ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल किसका बन जाता है, एक दूसरा कंपोनेंट जो कि है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो दूसरा मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का बन जाएगा बच्चे, 2 कार्बन वाला कंपोनेंट होगा ये। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, अच्छा 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देगा, 1 PGA प्लस 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये कितना कार्बन का है, 2 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ठीक है बच्चे, हाँ जी ठीक है मैम। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ओरिजिनली होना चाहिए RUBP जो कि है 5 कार्बन का प्लस 1 CO2,
हाँ जी मैम, ऐसा ही होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या बनते, फिर 6 कार्बन बनते और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए, मतलब 3 × 2, 6 कार्बन यहाँ पर थे, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बना देते। बट अब तो यहाँ पर CO2 है ही नहीं, अब तो यहाँ पर क्या है, अब तो यहाँ पर O2 है। O2 है तो मतलब हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन है अल्टीमेटली, 6 नहीं है, सिर्फ 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो एक तो 3 कार्बन वाला पीजीए बन जाएगा, पर दूसरा क्या बनेगा, 2 कार्बन बचे तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा, जो कि टोटली वेस्ट है, किसी भी काम का नहीं है, कुछ काम धाम नहीं करेगा और वापस से हमारा RUBP भी नहीं बन पाएगा, टोटल वेस्टेज हो जाएगा। यहाँ पर जो पाथवे है इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे। एक फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे है, यहाँ पर ना तो किसी चीज का, दैट इज ना शुगर का, ना ATP का सिंथेसिस हो पाएगा, ना ही क्या होगा, इट वुड रेदर रिजल्ट इन द CO2 रिलीज, मतलब CO2 का रिलीज हो रहा होगा, ऑक्सीजन का यूज हो रहा होगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ ATP नहीं कर रहा होगा। मतलब हिम्मत देखो इसकी, कुछ काम धाम नहीं कर रहा है, एनर्जी भी यूज कर रहा है, तो पूरा ही वेस्टफुल प्रोसेस है ये। तो जो फॉस्फो रेस्पिरेटरी पाथवे कोई सिंथेसिस ऑफ ATP NADPH नहीं करवाएगा, एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन जो इतना वेस्टफुल प्रोसेस है, इसका कोई भी बायोलॉजिकल जो फायदा है वो हमें आज तक पता ही नहीं है, इतना ज्यादा ये वेस्टफुल है। ओके बच्चे, आई होप ये वाला पूरा आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं कि कैसे C4 जो प्लांट्स हैं उनमें तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उनके पास तो स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है पूरा का पूरा, उनके पास पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को एक एंजाइम की साइड पे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, एंड दिस वुड टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल्स टू रिलीज CO2। तो जहां पर C3 साइकिल, दैट इज कैल्विन साइकिल होनी चाहिए, ये जो मिसहैप है बच्चे, जहां पर CO2 इंस्टेड ऑफ CO2 O2 रुबिस्को के साथ मिलकर, RUBP के साथ मिलकर थोड़ा सा खराब कर रहा है काम, ये सब हो कहाँ रहा है, ये सब कैल्विन साइकिल में हो रहा है। बट जो C4 प्लांट है वहां पर जब कैल्विन साइकिल चल रही होती है, तो वहां पर जब कैल्विन साइकिल हमें चलानी होती है, तब तो हमें पता है बच्चे उसके पास तो बहुत सारा स्टोरेज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो तोड़ तोड़कर कॉन्स्टेंटली CO2 दे रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CO2 हमेशा ज्यादा होता है, तो रुबिस्को को कभी भी O2 के साथ कंबाइन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अगर रुबिस्को को O2 के साथ कंबाइन करना है तो O2 ज्यादा चाहिए, तो O2 अगर ज्यादा नहीं होगा तो रुबिस्को कभी कंबाइन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चे, तो अगर हम देखते हैं कि रुबिस्को अच्छे से फंक्शन कर पाए, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी उसकी मैक्सिमम हो और मिनिमम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाए, इसी वजह से इसकी यील्ड बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है बच्चे, yields of C4 plants are better in these plants। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। उसके अलावा हम देखते हैं फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो हम इतनी देर से बात कर रहे थे टेम्परेचर ऐसा ऐसा होना चाहिए, वाटर इतना होना चाहिए, CO2 इतना होना चाहिए, इतने सारे जो नखरे थे ना प्लांट के, वो सब नखरों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे कि आखिर में कौन सी कंडीशन इसको ऑप्टिमम चाहिए, कौन सी कंडीशन कैसे ऑप्टिमम चाहिए, वो सब बात एक एक करके करते हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग किसकी देखेंगे, हम फैक्टर्स की देखेंगे जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। और वो क्यों जरूरी है बच्चों, वो जरूरी है ताकि हम फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो क्रॉप्स वगैरह में हमारा फायदा होगा। ठीक है, अब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको डिटरमाइन करने के लिए, यील्ड को डिटरमाइन करने के लिए। अगर ज्यादा रेट होगा फोटोसिंथेसिस का तभी तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे तभी तो यील्ड हाई होगा, तो रेट हमें मैक्सिमम चाहिए फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पर पूरा जो केमिस्ट्री होती है ना बच्चे आपकी, केमिकल रिएक्शंस वाली, वो आ गई अचानक से, मतलब मैथ्स तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा था, अब केमिस्ट्री भी आ गया है। तो अब फोटोसिंथेसिस है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में होता है। वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जितने भी टेम्परेचर वाले फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हमारे, टेम्परेचर, वाटर कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन, वो हो गए एक्सटर्नल, बाहर वाले। प्लांट के अंदर वाले कौन से हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ मेसोफिल सेल्स वगैरह,
तो वो कैसे प्रेजेंट है पत्तों पे ताकि मैक्सिमम लाइट मिल रही है या फिर मिनिमम लाइट मिल रही है, तो वो हम बात करेंगे एज इंटरनल कैरेक्टर्स। ओके बच्चे, जो प्लांट फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड करेंगे नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। तो जहां पर भी लीव्स की बात हो रही हो, जहां पर भी मेसोफिल सेल्स की बात हो रही हो, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही हो, वो कहलाएगा इंटरनल। Whereas जो CO2 कंसेंट्रेशन की बात हो रही हो, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की बात हो रही हो, ये सब कहाँ पे हो रहा होगा बच्चे? ये सब प्लांट में हो रहा होगा। एक्सटर्नल कौन से होगा? जो बाहर एनवायरमेंट वाले हैं, जो प्लांट के खुद के कंट्रोल में नहीं है, जैसा एनवायरमेंट आप उसे दे रहे हैं वैसा, ठीक है। प्लांट का जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे उसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे। तो ऑब्वियसली जैसा जीनोम है, जैसे अलील्स वलील प्रेजेंट है, जैसे उसके पेरेंट्स वगैरह थे, वैसा ही तो होगा प्लांट। उसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात हो गई है पूरे बच्चे। अब हम बात करेंगे एक एक करके हमारे कि कैसे वो फैक्टर्स एक एक करके अफेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, हाँ जी ठीक है, टेम्परेचर, ओके, CO2 की कंसंट्रेशन एंड वाटर, ये सारे हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। अब जो प्लांट फोटोसिंथेसिस है, ये सारे फैक्टर साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे इसकी रेट पे, फोटोसिंथेसिस की रेट को। ऑब्वियसली सारे फैक्टर्स लिमिट करेंगे, कुछ बढ़ा रहे होंगे, तो वो सब चीजें तो चलती रहती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो ये सब चीजें तो आती है वहां पर। हैंस थ्रू सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स जिस केस में किसी को भी इंपैक्ट कर रहे हो, लेट्स से फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 4, ये 4 फैक्टर्स मिलके एक प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहे हैं। एक प्रोसेस जो है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आगे वाले पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में क्या बोला जाएगा कि जो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होगा वही अल्टीमेटली इसकी रेट को डिसाइड करेगा। मतलब लेट्स से हम बात करें एक फैक्ट्री की, जहां पर क्या बन रहे हैं? जहां पर बन रहे हैं लेट्स से टैबलेट्स बन रहे हैं, फोन्स बन रहे हैं, और या फिर और भी ज्यादा सिंपल एग्जांपल लें तो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बन रहे हैं, किसका एग्जांपल लें बच्चे? बहुत सारे एक टॉयज बन रहे हैं। लेट्स से एक टॉय बन रहा है, कौन सा? हाँ, एक डॉल बन रही है, एक डॉल बन रही है। उस डॉल का क्या चाहिए? हमें सर चाहिए, उसके हाथ पैर चाहिए और उसका बॉडी चाहिए। आपने देखी है ना डॉल्स ऐसे आती हैं, तो ऑब्वियसली सारी चीजें ना अलग अलग बन रही हैं। तो अब क्या हुआ? उस फैक्ट्री में जो सर है डॉल के वो बने 2, हाथ बने 1, पैर बने 4 और बॉडी बनी 5। तो अगर मैं इस डॉल को पूरा बनाना चाहूं एक एक करके सारे फैक्टर्स को जोड़कर, तो मैं इन सब से कितनी डॉल्स बना सकती हूँ? अगर मुझे पूरी की पूरी डॉल बनानी है बच्चे, और एनाबेल वाली डॉल नहीं बनानी है, नॉर्मल डॉल बनानी है जिसके सारे हाथ पैर सर इंटैक्ट हो, तो एक ही बनेगी ना मेरे पास यहाँ पे डॉल बच्चे। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये था, आई थिंक सर था, एक ही सर अवेलेबल था। अब मैं इसके शरीर के साथ 2 हाथ 2 पैर लगा के क्या करूंगी? सर तो है ही नहीं, तो डॉल तो पूरा बनेगा ही नहीं। तो जो फैक्टर लिमिटिंग है वो यहाँ पे सर आ गया। और लेट्स से मैं इसको सर को 2 कर दूं, मैंने सर को 2 कर दिया, तो क्या बन जाएगा? अब 2 डॉल बन जाएंगी। तो अगर मैं लिमिटिंग वाले फैक्टर को चेंज करूं तो डायरेक्टली क्या हो रहा होगा? रेट भी इंपैक्ट हो रही होगी। 2 सर जैसे ही आए तो जो पूरा शरीर 2 हमने क्या कर रखे थे? इंटीग्रेट कर रखे थे, उसमें एक और सर ऐड हो गया, तो 2 डॉल्स आ गई हैं अब यहाँ पर। अब लेट्स से मैंने सर कर दिए 3। अब 3 सर करने से मैम क्या फायदा? यहाँ पर जो हमारे शरीर थे वो तो 2 ही थे ना, अब बिना शरीर के हम सर का क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर चेंज हो गया, लिमिटिंग फैक्टर अब यहाँ पर शरीर बन गया है। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो, अगर यहाँ पर लाइट की बात हो, अगर यहाँ पर एयर दैट इज CO2 हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह की बात हो, और हमारे पास क्या क्या आता है? वाटर की बात हो, ठीक है, इन सब की बात हो। अगर CO2 कम है, CO2 बहुत कम है, और ये सब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल लाइट वगैरह प्रेजेंट है, तो मेरा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम हो रहा होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा।
बट अगर मैं CO2 बढ़ा दूं अचानक से बहुत ज्यादा CO2 बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे मैं इस ग्राफ की बात कर रही हूँ, तो CO2 की अचानक से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई ना, और एक पॉइंट तक ही होगा। जैसे ही CO2 बहुत ज्यादा हो गया और वाटर कम हो गया, तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन गया, तो ये वापस से ड्रॉप करने लग जाएगा फोटोसिंथेसिस। तो जो सबसे कम होता है फैक्टर, जब बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हो, तो जो फैक्टर वहां पे सबसे कम प्रेजेंट होगा वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा, और वही रेट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होगा, और उसी को इंक्रीज करने में रेट भी बढ़ेगी टू अ सर्टेन पॉइंट, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फिनिटी। मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं, एक लिमिटिंग पॉइंट तक ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, यूजुअली वन फैक्टर इज मेजर कॉज वन फैक्टर लिमिट्स द रिएक्शन। एक ही फैक्टर लिमिट करेगा रिएक्शन को। हेंस एट एनी पॉइंट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय अ फैक्टर जो कि सब ऑप्टिमल लेवल्स, मतलब कम, जो सबसे कम प्रेजेंट है वही इंपैक्ट कर रहा होगा एक पॉइंट पे हमारे रिएक्शन को। अब इसको हम साइंटिस्ट वाली लैंग्वेज में क्या बोला था, तो ये सबसे पहले एक तो ब्लैकमैन सर ने ढूंढा था, तो इसको हम ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। ये क्या कहता है, ओके, तो अगर हम इसकी पूरी जो हमारी अच्छे वाली लैंग्वेज में पढ़े, if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। जैसे डॉल के सर सबसे कम थे तो उतनी ही कम डॉल्स बन पाई, तो रेट जो मिनिमम वैल्यू वाला फैक्टर है वो ही डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को। और जो क्वांटिटी, जो ऑप्टिमम प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी है, वो भी जैसे जैसे हम उस लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, चाहे हरी लीफ प्रेजेंट हो, हरी लीफ से यहाँ पे क्या मीनिंग है, मतलब इनफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है, ऑप्टिमल लाइट भी प्रेजेंट है, CO2 कंसंट्रेशन भी अच्छे से प्रेजेंट है, फिर भी जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर टेम्परेचर अच्छे से प्रेजेंट नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या एक्ट कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है बच्चे। ठीक है, दिस लीफ विल बी गिवन ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो जैसे ही इस लीफ को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तो ये फोटोसिंथेसिस बढ़ा देगी, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगी। ठीक है बच्चे, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब हम एक एक करके सब फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लाइट की बात कर लेते हैं। तो वी नीड टू डिस्टिंग्विश between light quality, light intensity and the duration of exposure to light। तो इसके लिए हम सिर्फ कितनी लाइट है वो नहीं देख सकते, हमें देखना होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइट, कैसी लाइट प्रेजेंट है। क्वालिटी मतलब जैसे कि हमें पता है बच्चे, रेड एंड ब्लू रीजन में, रेड और ब्लू जो वेवलेंथ था वहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो 400 से 700 नैनोमीटर वाली लाइट एकदम क्या है, ऑप्टिमम होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 400 से 700 हमको क्या चाहिए, नैनोमीटर वेवलेंथ चाहिए लाइट की, तो क्वालिटी वैसी होनी चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि फोटो ऑक्सीडेशन कराए। तो नॉर्मल एक लेवल का क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, अब ये तो नहीं है ना बहुत ज्यादा एकदम भड़कीली धूप में 5 मिनट रख दिया पौधे को फिर उठा के अंदर ले गए हैं कि भाई तेरे को धूप मिल तो गई है ना, इतनी सारी धूप थी बाहर, तो वैसे काम नहीं चलेगा। उसको एक ऑप्टिमम, एकदम अच्छे वाले इंटेंसिटी की एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन, मतलब अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लाइट को अगर डिस्कस करें एज अ फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करे, तो एक लीनियर रिलेशनशिप होता है बच्चे, लीनियर रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटीज। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है मैम, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है बच्चे कि जैसे अगर मैं यहाँ पर ग्राफ लूं और यहाँ पर जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, वैसे वैसे जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस, दैट इज फिक्सेशन ऑफ CO2 भी बढ़ रहा होगा। लेट्स से क्या हुआ, एक पॉइंट तक होगा, एक पॉइंट के बाद क्या आने लग जाएगा, एक पॉइंट के बाद हमारा यहाँ पर प्लेट्यू आने लग जाएगा। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, रेदर प्लेट्यू आ गया, जो लीनियर रिलेशन था आपस में वो खत्म हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है मैम, क्योंकि यहाँ पर
फर्दर इंक्रीज नहीं दिखाएगा, क्योंकि दूसरे अलग जो फैक्टर हैं वो लिमिटिंग बन जाएंगे। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ H2O प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट, जो हमारे एंजाइम्स की प्रेजेंस है वो है कि नहीं, एंजाइम फ्री प्रेजेंट है या नहीं, वो सब अदर फैक्टर्स लिमिटिंग बन जाएंगे एक पॉइंट के बाद। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है कि बच्चे जो लाइट की सैचुरेशन है वो 10% पे फुल सनलाइट में मिल जाती है। अब क्या है, जितनी भी सनलाइट धरती पे पड़ रही है उसमें से अगर मैं 10% भी दे दूं मेरे पौधे को, तो मेरा पौधा बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहेगा। उसको कोई जरूरत नहीं बहुत सारे कि मैम उसको बस 10% दे दो, खुश है। तो क्या होगा, लाइट रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर बन पाता है, क्योंकि 10% लाइट तो मिल ही जाती है पौधे को किसी ना किसी तरह, अनलेस उसको हम अंदर ही फेंक दे कि भाई जी ले यहाँ पर तू अंदर, तो वैसे केस में नहीं, बट अच्छे खासे इलाके में अगर पौधा प्रेजेंट है तो उसको 10% लाइट जो चाहिए वो तो मिल ही जाती है। तो यहाँ पर ये वही ग्राफ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ा, बट एक पॉइंट तक, उसके बाद प्लेट्यू आ गया, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स ने लिमिटेशन यहाँ पर कर दी स्टार्ट हमारे फोटोसिंथेसिस को। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट also causes breakdown of chlorophyll। तो हमें जैसे स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर लाइट को एक्सपोजर कर दें क्लोरोफिल ए को तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, दैट इज डैमेज टू क्लोरोफिल भी हो सकता है बहुत ही ज्यादा लाइट एक्सपोजर पे, तो वो चीज भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये ना सिर्फ प्लेट्यू पे जा सकता है, बट अगर ज्यादा इसको लाइट दे दी तो ये ड्रॉप भी होना शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोरोफिल टूटने लग गया, फोटो ऑक्सीडेशन हो गया हमारे क्लोरोफिल का। अब हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा कम प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है बहुत लो है हमारे एटमॉस्फेयर में, 0.03 से 0.04 के बीच में प्रेजेंट होता है, इतना यूजुअली प्रेजेंट होता है किसी भी एनवायरनमेंट में। बट अगर लेट्स से इसको 0.05 कर दो तो प्लांट बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो एट अबाउट 0.05% इट कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। मतलब जो रेट है फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पर जो बार बार CO2 फिक्सेशन रेट की बात हो रही है वो फोटोसिंथेसिस की बात ही तो कर रहा है। तो अगर हमने इसको 0.03 से 0.04 की जगह क्या कर दिया, 0.05 कर दिया, तो फोटोसिंथेसिस अचानक से ये बढ़ाने लग जाएगा। ठीक है, एट दिस लेवल इट कैन बिकम, अगर इससे ज्यादा बढ़ाया तो वो टॉक्सिक हो सकता है और डैमेज कर सकता है, अगर ज्यादा लंबे पीरियड तक बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया। ठीक है बच्चे, आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई हो। अब हम C3 एंड C4 में अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें पता है C4 वाले प्लांट तो स्टोर कर सकते हैं, तो उनको तो कम ही रिक्वायरमेंट होगी CO2 की यूजुअली, वो तो स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पर जो C3 एंड C4 की कंपैरिजन करें तो C4 प्लांट्स का जो सैचुरेशन है दैट इज वहीं तक उनका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद वो भी कम हो जाएगा, तो वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आ जाता है। और C3 क्या है, वो ज्यादा चाहिए उसको, वो अबाउट 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे हो पाता है। ऑब्वियसली इसमें C4 वाले में कम है क्योंकि वो स्टोर कर सकता है जो कि है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, बट C3 वाला स्टोर नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको 450 माइक्रोलीटर पर लीटर चाहिए, क्योंकि उसको स्टोरेज का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर उसको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है तो उसको कंसिस्टेंटली सप्लाई चाहिए, इसलिए उसको ज्यादा चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो CO2 लेवल्स है वो काफी बार लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं, किसके लिए, C3 प्लांट्स के लिए, C4 प्लांट्स के लिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज करने के तरीके प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई हो। अब हम आ जाते हैं कि जो C3 प्लांट्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर CO2 कंसेंट्रेशन पे बाय इंक्रीज रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो हमें पता है, अगर हमें पता चल गया कि C3 प्लांट्स हैं उसमें CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम फोटोसिंथेसिस का रेट देखें, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे है, CO2 का रेट यहाँ पर है, यहाँ पर CO2, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस कम है CO2 कम होने पे, तो अगर मैं CO2 बढ़ाऊं तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा होगा ना। तो यहाँ पर इसी वजह से जो ग्रीन हाउस वाला कॉन्सेप्ट है वो आया। तो बहुत सारे प्लांट्स, कौन से प्लांट्स हैं, बेल पेपर एंड टोमेटोज, बेल पेपर और जो टोमेटोज हैं उनको ग्रीन हाउस में उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं ग्रीन हाउसेस में। जो ग्रीन कलर के बहुत बड़े बड़े कमरे, स्टोर हाउसेस टाइप बनाए होते हैं ना खेतों में, टोमेटोज, बेल पेपर जैसे प्लांट्स को उगाने के लिए, जो कि क्या है, ऑब्वियसली C3 प्लांट है। तो
तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चे कि जो टोमेटोज और बेल पेपर्स हैं वो क्या होंगे, तो वो तो एक तो होंगे C3 प्लांट्स। और अगर आपको एग्जांपल देते हैं C4 प्लांट्स का, तो C4 प्लांट्स का एग्जांपल कौन सा है, जैसे कि मेज, सोरगम वगैरह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मेज और सोरगम को मैं ग्रीन हाउस में उगाऊं, या फिर मैं टोमेटो या फिर बेल पेपर को ग्रीन हाउस में उगाऊं, तो मेरे को किसमें फायदा है, तो ऑब्वियसली टोमेटो एंड बेल पेपर को CO2 बढ़ाने से फायदा है ना, इसी को ग्रीन हाउस देना चाहिए। इनके पास तो स्टोरेज करने का CO2 को तरीका इनको जानते हैं, तो इनको जरूरत नहीं है ग्रीन हाउस की। तो आई होप आप ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे अपने नीट में। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें बच्चे, तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा मैम प्लांट को, तो बच्चे एक तो टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा होने पे पत्तों को पूरा एकदम क्या करवा सकता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन वगैरह करा के, उसका ट्रांसपिरेशन से ज्यादा वाटर लूज करवा के उसको सुखा सकता है। उसके अलावा एक और चीज करवा सकता है, जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है, जितने भी डार्क रिएक्शंस थे, उनको क्या चाहिए था, रूबिस्को चाहिए था, पेप्केज वगैरह चाहिए था, वो सब क्या है, वो एंजाइम्स है बच्चे। और हमें एक चीज पता है कि ज्यादा अगर टेम्परेचर दिया या फिर कम टेम्परेचर दिया एंजाइम को, तो उसकी एक्टिविटी इंपैक्ट हो जाती है। किसी भी एंजाइम को एक्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ज्यादा और कम किया अगर टेम्परेचर को, तो उसकी एक्टिविटी भी इंपैक्ट हो जाएगी, तो वो डी नेचर कर सकता है हमारा एंजाइम, और उस वजह से हमारे डार्क रिएक्शंस इंपैक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें कि जो डार्क रिएक्शंस हैं वो एंजाइमेटिक होते हैं। अब एंजाइम्स की बात करें कौन से, ऑब्वियसली रूबिस्को हो गया एक तो मेजर वाला, रूबिस्को, पेप्केज एक हमने अभी पढ़ा, तो ये सब एंजाइम्स हैं, डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो टेम्परेचर इंपैक्ट हो सकता है। जो लाइट रिएक्शन है वो इतने ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, बट वो थोड़ा तो वो भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो C4 प्लांट्स है वो हायर टेम्परेचर को ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें ट्रांसपिरेशन वगैरह होने का रिस्क नहीं होता है, वो स्टोमेटा दिन में खोलेंगे ही नहीं, तो इसलिए उनमें ज्यादा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी। और जो C3 प्लांट है वो ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे ही ऑप्टिमम एक्टिविटी, दैट इज ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द फोटोसिंथेसिस जो डिफरेंट प्लांट्स के लिए, वो डिफरेंट हैबिटेट पे भी डिपेंड करेगा जिसके लिए वो अडेप्टेड है। जैसे कि जो C4 प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले ट्रॉपिकल रीजन से अडेप्टेड है, बट जो ऑब्वियसली जहां पे C3 प्लांट्स हमारे नॉर्मल खेतों में जो C3 प्लांट्स उगते हैं, उनको मैं ट्रॉपिकल रीजन में जाके उगा दूं जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, लेस वाटर है, तो वो नहीं उग पाएंगे ना। तो ये सब चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स वुड हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। टेम्परेट क्लाइमेट्स जो ठंडे इलाके के लिए अडॉप्टेड हैं, उनका ऑब्वियसली टेम्परेचर सेंसिटिविटी थोड़ा सा ठंडे वालों का लोअर टेम्परेचर का ही होगा, और जो गर्म इलाकों में उगते हैं उनको ज्यादा टेम्परेचर के लिए ही अडेप्टेशन होगा। तो अडेप्टेशन पे भी टेम्परेचर का जो ऑप्टिमम स्केल है वो डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको टेम्परेचर वाला पार्ट भी क्लियर हो गया हो। अब वाटर पे आ जाते हैं। अब वाटर डायरेक्टली एक तो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स है, हाँ जी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स है। जब हम बात कर रहे थे किसकी, जो हमारा नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जहां पर क्या होता है CO2 प्लस H2O प्लस लाइट आई यहाँ पे, प्लस हमारे एंजाइम उन्होंने क्या दिया C6H12O6 प्लस O2। तो ऑब्वियसली हमने जो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है कि अगर रिएक्टेंट कम किया गया तो प्रोडक्ट भी कम होगा, तो ऑब्वियसली एक तो O2 भी कम ही होगा, और O2 की वजह जो कार्बोहाइड्रेट बनाने की जो ATP एंड NADPH बनाना पड़ रहा था, उसके लिए जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी वो भी तो H2O के टूटने से ही मिल रही थी, तो वो भी कम होगी। तो एक तो ऐसे सीधा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक वो रिएक्टेंट है, और जो चीज एक रिएक्टेंट है वो कम होगी तो सीधा प्रोडक्ट भी कम होंगे, और वो ज्यादा होगी तो सीधा प्रोडक्ट भी ज्यादा होंगे। ये तो बेसिक केमिस्ट्री हो गई। तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक तो एज अ रिएक्टेंट भी इम्पैक्ट करता है, एंड एज एन एक्सटर्नल फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है। एक्सटर्नल फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करता है कि वाटर स्ट्रेस अगर हुआ, मतलब पानी की कमी हुई, तो वो स्टोमेटा नहीं खोलेगा अपना, क्या उससे क्या होगा, फिर CO2 की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। दैट इज हमें पता है वाटर जैसे ही स्टोमेटा खुलता है प्लांट अपना, तो उससे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 बाहर निकलना, CO2 अंदर लेना, उसी के साथ वाटर का ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है। अब प्लांट को पता है कि उसके पास पानी की कमी है, अब पानी की कमी है तो स्टोमेटा खोलेगा नहीं,
क्योंकि उसको वाटर लॉस नहीं कराना। स्टोमेटा नहीं खुला तो CO2 भी अंदर नहीं आएगा, और CO2 अंदर नहीं आए तो CO2 की कमी भी हो गई, और उस वजह से फोटोसिंथेसिस की अल्टीमेटली कमी हो ही गई। तो दो तरीके से रोल हो गया, एक तो एज अ रिएक्टेंट एंड एज एन एक्सटर्नल कैरेक्टर भी, क्योंकि यहाँ पर वो CO2 की कमी भी करवा देगा। ठीक है बच्चे, उसके अलावा सरफेस एरिया को भी रिड्यूस करवा देगा लीव्स के, उस वजह से जो इंसिडेंट लाइट है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही ट्रांसपिरेशन कम करने की कोशिश करता है तो ऐसे मुड़ता जाता है पत्ता, हमें पता है ना, सबसे पहले पौधे मुरझाते हैं फिर सूखते हैं, पानी की कमी की वजह से वो मुरझाते क्यों है? ताकि सरफेस एरिया कम हो, ताकि जो स्टोमेटा है वो कम खुल पाए, और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो इंसिडेंट लाइट भी कम हुई, तो यहाँ पर वो ना सिर्फ वाटर खुद कम हो रहा है, वो CO2 को भी कम करवा रहा है, इंसिडेंट लाइट को कम करवा कर वो हमारे लाइट रिएक्शंस को भी कम करवा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करवा रहा है हमारा वाटर। इसी के साथ हमारा फोटोसिंथेसिस बच्चे पूरा खत्म हो जाता है, और उसी के साथ हम क्या ले आए हैं? उसी के साथ अनअकैडमी ले आया है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फेस्टिव ऑफर्स बच्चे। तो अगर आपको अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो, जो कि काफी ज्यादा मिनिमल प्राइसेस पे प्रेजेंट है, बैचेस काफी अच्छे टॉप एजुकेटर्स वाले काफी थोड़े प्राइसेस पे प्रेजेंट है, अगर आपको वो सब बैचेस लेने हो जिसके बारे में मैम अभी बताएंगी, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आप मैम का कोड जो कि है TAN18 वो यूज कर सकते हैं। अगर हम बैचेस की बात करें तो सब्सक्रिप्शन 4999 से बच्चे स्टार्ट हो रही है, उसका मतलब हमारे नीट 2025 के बैचेस भी 4999 से स्टार्ट हो रहे हैं, और नीट 2026 के बैचेस भी 4999 से स्टार्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो टेस्ट सीरीज भी 1999 से स्टार्ट हो रही है बच्चे। और इसी के साथ हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, वन शॉट में एक ही पार्ट में करेंगे उसको, हम उसको फोटोसिंथेसिस की तरह डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको वो चैप्टर करना है मैम के साथ कवर, तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करना होगा, नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ जो टेलीग्राम का लिंक प्रेजेंट होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।